विनाशकारी जादूगर सी 481 अध्याय 481 481 अध्याय 481 तुरंत मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शू लिन मुयू ने आत्मा ज्वाला का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह पूरी तरह से बेकार थी। लिन ने पहले भी इसे आजमाया था। इन बिजली के राक्षसों में आत्मा नहीं थी। वे कठपुतली जैसे थे, एक प्रकार के युद्ध उपकरण। लिन मुयू ने जो कुछ भी किया उसमें 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। अगले ही पल लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट पर भीषण हमले होने लगे। विशेष रूप से स्केलेटन बर्सेरकर्स के कौशल, जो स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के संवर्धन के तहत बेहद भयंकर दिखाई दिए। लिच जनरल और स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के दोहरे संवर्धन के तहत 276 की शक्ति के साथ यह विशेषता आश्चर्यजनक रूप से 1.24 मिलियन तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही शक्ति विशेषता के आधार पर 600% तक बढ़ाई गई बर्सेर्क स्मैशिंग कौशल भी इसमें सहायक थी। यह एक ही प्रहार 8 मिलियन से अधिक की शक्ति विशेषता वाले एक सामान्य हमले के बराबर था। उस भयानक शक्ति ने बिजली के दिव्य दानव पर विस्फोट कर दिया, जिससे न केवल उसकी रक्षा प्रणाली टूट गई बल्कि भारी क्षति भी हुई। यदि इस बिजली के दिव्य दानव में विश्व स्तरीय बॉस जैसी जीवन शक्ति न होती, यदि यह समान विशेषताओं वाला एक साधारण राक्षस होता, तो यह एक ही प्रहार से तुरंत मारा जाता। विश्व स्तरीय बॉस की ऊर्जा और ऊर्जा वृद्धि की विशेषता के बावजूद यह हजारों कंकाल बर्सेर्कर्स की निरंतर बमबारी का सामना नहीं कर सका। इसके अलावा कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों के हमलों को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, जिनसे काफी नुकसान हुआ था। लगभग पलक झपकते ही बिजली का दिव्य जानवर बुरी तरह घायल हो गया। लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट का पूरा शरीर जगमगा उठा और लिन मुयू चौंक गई। उसने तुरंत स्केलेटन बर्सेर्कर्स को पीछे हटने का आदेश दिया। उसे लगा कि बिजली का दिव्य दानव आत्मा विनाश करने वाला है। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह आभा सही नहीं है। यह आत्मा विनाश नहीं है, यह एक अलग कौशल है। बिजली के दिव्य दानव की आभा अव्यवस्थित नहीं हुई। कौशल 10 दिशाओं में गर्जना। पलक झपकते ही पूरा मार्ग भारी मात्रा में बिजली की कड़क से भर गया। अगर यह आवाज बाहर होती तो अब तक आकाश और पृथ्वी में गूंज उठती। लेकिन बुरियल थंडर वैली में सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि गरज मौजूद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह दबी हुई हो, बिना किसी आवाज के। जितना सन्नाटा होता था उतना ही भयावह माहौल महसूस होता था। इस समय लिन मुयू के रोंगटे खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। उसने देखा कि पूरे गलियारे में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। स्वयं समेत पूरी मरे हुए लोगों की सेना गरज से घिर गई। बिजली की गड़गड़ाहट पल भर में प्रकट हुई और गायब हो गई। यह आधे सेकंड से भी कम समय तक चला। लिन मुयू को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका एक पैर पाताल लोक में हो। इस एक कौशल ने लगभग पल भर में ही पूरी मरे हुए लोगों की सेना को नष्ट कर दिया। इससे वह बाल बाल बच गया। बेशक लिन मुयू जानता था कि वह नहीं मरेगा, क्योंकि अमर आभा अभी भी सक्रिय थी, और न ही मरे हुए लोगों की सेना मरेगी। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही बिजली का दिव्य दानव था। आगे उसे 2 या 3 बिजली के दिव्य दानवों का सामना करना पड़ेगा। यदि 2 बिजली के दिव्य जानवर बारी बारी से 10 दिशाओं के वज्र कौशल का उपयोग कर रहे होते, तो वह जानलेवा खतरे में होता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कौशल अपरिहार्य था। पूरा गर्जना से गूंज रहा था और उस गलियारे में मौजूद किसी भी व्यक्ति पर हमला होना तय था। नहीं, मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी, लिन मुयू ने मन ही मन सोचा। एक साथ दर्जनों उपचार मंत्रों का प्रयोग मरे हुए सैनिकों की सेना पर किया गया, और मरे हुए सैनिकों की सेना लगभग पतन से उबर गई। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल केवल 5 सेकंड के लिए सक्रिय थी। कंकालों ने बिजली के दिव्य जानवर पर भयंकर हमलों का एक और दौर शुरू किया। लिन मुयू उस पर कड़ी नजर रखे हुए थी। उसे डर था कि वह फिर से 10 दिशाओं की गड़गड़ाहट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। सौभाग्यवश अपनी मृत्यु तक उसने उस कौशल का दोबारा उपयोग नहीं किया। बिजली के दिव्य दानव की आभा अस्थिर होने लगी और उसके शरीर पर बिजली बेतरतीब ढंग से चमकने लगी। ये खुद ही नष्ट हो जाएगा। लिन मुयू ने तुरंत मरे हुए सैनिकों की सेना को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। स्केलेटन बर्सेर्कर्स भी यथासंभव दूर पीछे हट गए। इस समय स्वयं समेत मृतकों की सेना बिजली की चपेट में आ गई थी और उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता था, इसलिए वे केवल वहां से दूर जा सकते थे।
स्केलेटन बरसेरकास को छोड़कर लिन मो यू ने शेष मरे हुए सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते हुए मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर पीछे हट गया। इस समय वे लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट से लगभग 2000 मीटर दूर थे। इसी वजह से उसने शुरुआत में ही बिजली के दिव्य दानव को 1000 मीटर से अधिक आगे दौड़ाया था। इसका उद्देश्य आत्मा विनाश के समय पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाना था। लिन मो यू को नहीं पता था कि ये दूरी काफी होगी या नहीं, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। जहां तक स्केलेटन बरसेरकर्स की बात है, वे जितनी दूर पीछे हट सकते थे उतनी दूर पीछे हट गए, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। बिजली फिर से चमक उठी और लिन मो यू ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। यह इतना चकाचौंध भरा था कि अगर वह अपनी आंखें खुली रखता तो अंधा हो सकता था। आंखें बंद होने पर भी वह बिजली की रोशनी को अपने भीतर महसूस कर सकता था। इसका आत्मा विनाश का दायरा 1500 मीटर है। शक्ति असीम है और अमर आभा अप्रभावी है। व्यापक संपर्क की क्षमता भी अप्रभावी है। लिन मो यू ने बिजली की चमक में कंकाल बरसेरकस को विघटित होते हुए महसूस किया। अमर आभा में कंकाल बरसेरकस मारे गए और फिर पुनर्जीवित हुए, लेकिन फिर से मारे गए। तात्कालिक क्षति इतनी अधिक थी कि व्यापक संपर्क क्षमता बेकार हो गई। लिन मो यू ने आह भरी। इस बार पिछली बार से भी बदतर स्थिति थी। इस विशाल क्षेत्र के कारण स्केलेटन बरसेरकस लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेकिन उन्हें इस बात की राहत भी थी कि उनका फैसला सही था। 1500 मीटर की आत्मा विनाश सीमा के साथ अगर वह पहले की तरह ही रहता तो उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वह खुद खतरे में पड़ सकता था। आत्मा विनाश के बाद खाली रास्ते को देखकर लिन मो यू ने आह भरी और आगे बढ़ते हुए नए कंकाल बरसेरकस को बुलाना शुरू कर दिया। जब लिन मो यू ने 8वें मार्ग में प्रवेश किया, तब तक शक्तिशाली सैनिक कौशल पहले ही पुनः प्राप्त हो चुका था। ये चरण कठिन नहीं था। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के साथ 2 लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट से निपटना कोई समस्या नहीं थी। अगर वे 10 दिशाओं की गड़गड़ाहट की क्षमता का लगातार 2 बार भी इस्तेमाल कर लें, तो भी अमरता की आभा के कारण मरे हुए लोगों की सेना नहीं मरेगी। एकमात्र समस्या 2 बिजली के दिव्य प्राणियों का आत्मा विनाश था। लिन मो यू को यह नहीं पता था कि यदि 2 बिजली के दिव्य जानवर एक साथ आत्मा विनाश करते हैं तो आत्मा विनाश का दायरा बढ़ेगा या नहीं। पिछले अनुभव के आधार पर जब तक वे बहुत दूर नहीं होते, तब तक सीमा में कोई बदलाव नहीं होता। सुरक्षा के लिहाज से लिन मो यू ने तारामंडल के अस्त होने के बाद बिजली के दिव्य जानवरों को लगभग 2000 मीटर तक दौड़ाया। इससे उन्हें 3000 मीटर से अधिक की जगह मिल गई। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दोनों बिजली के दिव्य जानवरों की आत्मा विनाश की सीमा बढ़कर 2000 मीटर हो गई। अगर वह 7वें चरण में जैसी स्थिति में था वैसे ही बना रहता तो काफी परेशानी हो सकती थी। अधिक से अधिक वो गंभीर रूप से घायल हो जाता और मरे हुए लोगों की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती। सबसे बुरी स्थिति में उसकी वही मौत हो सकती थी। इसकी एकमात्र कीमत स्केलेटन बरसेरकस का पूर्ण विनाश था। लेकिन ये पहली बार नहीं था और लिन मो यू मानसिक रूप से तैयार थी। हालांकि ये दर्दनाक था, लेकिन वह और क्या कर सकता था। इस समय उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 9वां अंश, अंतिम अंश। लिन मो यू गलियारे के सामने बैठ गई। इससे पहले 2 लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स का सामना करने के दौरान 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल के लगातार उपयोग से एंडाइंग ऑरा कूलडाउन में चला गया था। अमर आभा को पुनः प्राप्त होने के लिए उसे और 24 घंटे इंतजार करना पड़ा। अनगिनत वर्षों से मैं सोचता रहा हूं कि क्या कभी कोई इस मुकाम तक पहुंचा है। लिन मो यू आगे के 6 अनुच्छेदों को देखते हुए सोच में डूबी हुई थी। वह जानता था कि उसे सबसे बाईं ओर का पहला मार्ग चुनना होगा। एक के बाद एक मार्ग चुनते हुए इस मुकाम तक पहुंचने वाले लोग बेहद दुर्लभ होंगे। इसके अलावा इस जगह का कठिनाई स्तर निश्चित क्षेत्र के समान था। लिन मो यू को लगा कि वह हजारों वर्षों में इस मुकाम तक पहुंचने वाला पहला पेशेवर मानव है। विश्राम करते समय लिन मो यू इस बात पर विचार कर रही थी कि अगले चरण को कैसे पार किया जाए। 3 बिजली के दिव्य जीव, संभवतः 82वें स्तर पर स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल के साथ मैं शायद 2 को मार सकता हूं। लेकिन 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल के 3 इस्तेमाल मुझे और मरे हुए लोगों की सेना को पल भर में खत्म करने के लिए काफी होंगे। इसलिए मुझे उनमें से कम एक को 10 दिशाओं की गड़गड़ाहट कौशल का उपयोग करने से रोकना होगा।
लिन मो यू जानता था कि उसकी टीम की सीमा लगातार 2 बार 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल के इस्तेमाल को सहन करने की थी। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए उसे मौका पाने के लिए उनमें से एक को तुरंत मारना पड़ा। लिन मो यू ने ठोस अग्नि देव सार को बाहर निकाला। इसका उपयोग फ्लेम लिच को बुलाने के लिए करने से छद्म ईश्वर स्तर का आत्मा विनाश हमला हो सकता है, लेकिन वह भी सुरक्षित नहीं था। अगर वह प्रतिद्वंद्वी को मारने में विफल रहता तो मरने वाला वही होता। कुछ देर सोचने के बाद लिन मो यू ने अग्नि देवता के सार को एक तरफ रख दिया और विष देवता के शव को बाहर निकाल लिया। पलक झपकते ही पूरा इलाका जहर से भर गया और आसपास के कुछ पौधे तुरंत मुरझा गए। विष देवता विष से लथपथ था। ये जहां भी जाता वहां कुछ भी उग नहीं पाता था। इसके बाद लिन मो यू ने एक जैड की बोतल निकाली और उसमें से सार तत्व वाला रक्त निकालना शुरू कर दिया। एक देवता के शव को हाथ में लिए हुए वहां प्रचुर मात्रा में सार तत्व वाला रक्त था। लिन मो यू ने विष देवता के सार रक्त से विषलिच को बुलाने की कोशिश करने का फैसला किया और उसी आत्मा विनाश विधि का उपयोग किया जिसका उपयोग उसने बिजली के दिव्य जानवरों से निपटने के लिए किया था। आत्मा विनाश के विरुद्ध आत्मा विनाश का प्रयोग करते हुए यह इस बात का सवाल होगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ये लिन मो यू के मौजूदा तुरुप के पत्तों में से एक था। हमेशा बैकअप प्लान रखते हुए लिन मो यू ने विष देवता के सार रक्त को तैयार किया और मार्ग के बाहर 10 कंकाल तीरंदाजों को छोड़ दिया। उन्होंने उनके लिए 10 लिच जनरलों को भी छोड़ दिया। इस तरह उन्हें 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि पॉइजन लिच का आत्मा विनाश 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल को रोकने में विफल रहा, यह आशा की एक किरण होगी। एक दिन बाद जब अमर आभा पुनः प्राप्त हुई तो लिन मो यू ने विष देवता के सार रक्त को धारण किया, 10,000 कंकाल तीरंदाजों को पीछे छोड़ दिया और दृढ़ता से 9वें चरण में कदम रखा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 482 अध्याय 482 482 अध्याय 482 सभी गणनाओं के भीतर 9वां अंश, अंतिम अंश और साथ ही सबसे कठिन अंश। अंतारेस द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार एक बार जब लिन मो यू इस मार्ग से गुजर जाएगा तो वह विशाल क्रिस्टल के स्थान पर पहुंच जाएगा। उस समय उनके सौदे को पूरा करने के लिए उसे केवल एंटारेस द्वारा दिए गए रक्त की कुछ बूंदें क्रिस्टल पर टपकानी थी। अमर आभा के शांत होने की प्रतीक्षा करते हुए लिन मो यू ने पहले ही एक विशिष्ट रणनीति तैयार कर ली थी और अब वह इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा था। जब तक कोई दुर्घटना न हो तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन मो यू को दुर्घटनाएं बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा कई आकस्मिक योजनाएं तैयार रखता था। संभावित आकस्मिक उपायों में से एक ये था कि मार्ग के बाहर 10,000 कंकाल तीरंदाजों को छोड़ दिया जाए। मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी जब उसके पीछे का रास्ता गायब हो गया तो लिन मो यू ने एक कंकाल तीरंदाज को वापस बुलाने की कोशिश की। कोई समस्या न पाकर उसने अंततः राहत की सांस ली। मार्ग के गायब होने से उसके और कंकालों के बीच होने वाली मुलाकातों पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे जैसे लिन मो यू आगे बढ़ता गया, खामोश बिजली की चमक और विस्फोट लगातार होते रहे। जब उसने पहली बार बुरियल थंडर वैली में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में अब बिजली की शक्ति अपनी प्रारंभिक शक्ति से 5.5 गुना अधिक हो गई थी। यहां तक कि 310,000 की मजबूती वाला कंकालनुमा कवच भी कागज जैसा था। लिन मो यू केवल 500 मीटर ही आगे बढ़ पाए और फिर आराम करने के लिए रुक गई। विश्राम के दौरान उसने आकाश में टिमटिमाते हुए 3 चमकीले तारों को देखा। 3 सितारे, 3 लेवल 83 लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स। लिन मो यू ने गहरी सांस ली और आराम करने के बाद आगे बढ़ी। 990 मीटर के निशान पर लिन मो यू एक बार फिर आराम करने के लिए रुक गई। इस बार उसने सभी स्केलेटन बरसेरकर्स को बर्खास्त कर दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद लिन मो यू आगे बढ़ी। जैसे ही उसने 1000 मीटर की दूरी तय की, आकाश में मौजूद तीनों तारे एक साथ गिर पड़े। 3 बिजली के दिव्य जानवर तारों की रोशनी से लिन मो यू की ओर दौड़े। एजन कर्स के प्रयोग के दौरान लाल बत्ती चमक उठी, साथ ही आइसलिच भी प्रकट हुआ। तीनों बिजली के दिव्य राक्षसों की गति तुरंत धीमी हो गई। लिन मो यू उन्हें बिना पीछे देखे गलियारे में और अंदर खींच ले गई। मार्ग के अंदर और बाहर मौजूद लिच जनरल उपचार करने में व्यस्त थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब तक मरे हुए लोगों की सेना मौजूद है, लिन मो यू की मृत्यु न हो। लिन मो यू ने अपने शरीर पर हो रही बिजली की चमक को अनसुना करते हुए अत्यंत तेजी से दौड़ लगाई।
इस बार उसने असाधारण रूप से लंबी दूरी तय की, एक ही सांस में 2000 मीटर से अधिक का फासला तय कर लिया। इस समय वह मार्ग के प्रवेश द्वार से लगभग 3000 मीटर दूर था। उसने 3000 मीटर की दूरी तय करने की योजना बनाई थी, जो तीनों लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स के एक साथ विस्फोट होने पर भी आत्मविनाश से बचने के लिए पर्याप्त थी। बुरियल थंडर वैली में नियम थे, और हर चीज, जिसमें हर 1000 मीटर पर दुश्मनों का सामना करना और लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स का आत्मविनाश शामिल है, पूर्वनिर्धारित नियमों का पालन करती थी। अब उसे ज्यादातर नियम समझ आ गए थे और वह जानता था कि क्या करना है। 5000 कंकाल बरसेरकर्स प्रकट हुए, जिन्होंने तुरंत लिन मोयू से ध्यान हटाकर तीनों लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स को घेर लिया। लिन मोयू तेजी से पीछे हट गया और 1000 मीटर से अधिक की दूरी पर चला गया। उसने एक शक्तिशाली सैनिक कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय विष देवता के सार रक्त को निकाला और विष लिच को बुलाना शुरू कर दिया। जल्द ही एक अत्यंत अस्थिर विषैला लिच उसके सामने प्रकट हुआ। विषैला लिच हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा। तीनों बिजली के दिव्य जानवर कंकाल बरसेरकस से घिरे हुए थे, लगभग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। ये लिन मोयू की योजना का हिस्सा था, जिसके तहत उन्हें एक साथ इकट्ठा किया गया ताकि विषलिच उनके केंद्र में आत्मविनाश कर सके। यदि आत्मविनाश का प्रयास सफल रहा, तो यह उन तीनों को जहर देकर मार सकता है। इस तरह वह न केवल 10 दिशाओं के थंडर कौशल से होने वाले नुकसान से बच सकता था, बल्कि वह बिजली के दिव्य जानवरों द्वारा किए जाने वाले आत्मविनाश के नुकसान से भी बच सकता था। विश लिच को मुक्त करने के बाद लिन मोयू ने एहतियात के तौर पर फिर से पीछे हट गई। बुलाने की जगह में उसने एहतियात के तौर पर 5000 स्केलेटन बरसेरकर्स को आरक्षित रखा हुआ था। अगर जहर उन्हें मारने में नाकाम रहता तो स्केलेटन बरसेरकर्स उन्हें खत्म कर सकते थे। आखिरकार कंकाल बरसेरकर्स के पास मरे हुए लोगों की सेना में सबसे अधिक विस्फोट क्षति पहुंचाने की क्षमता थी, खासकर जब इसे मजबूत सैनिक कौशल के साथ जोड़ा जाता था। लिन मोयू ने सभी संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने दुर्घटनाओं को यथासंभव कम करने का प्रयास किया। जैसे ही विषैला लिच आगे बढ़ा, उस पर बिजली गिर पड़ी, जिससे उसकी आभा तेजी से अव्यवस्थित हो गई। जैसे ही लिन मोयू पीछे हटा, उसकी निगाहें विष लिच पर टिकी हुई थी। उसे डर था कि बिजली गिरने के कारण वह समय से पहले ही आत्मा विनाश न कर ले। जब तक उसने पॉइजन लिच को योजनाबद्ध आत्मा विनाश बिंदु तक पहुंचते हुए नहीं देखा, तब तक लिन मोयू ने आखिरकार राहत की सांस नहीं ली। घाटी में चुपचाप हरी गैस का विस्फोट हुआ, जिसने तीनों बिजली के दिव्य जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। पॉइजन लिच की आत्मा विनाश की सीमा बड़ी नहीं थी, केवल लगभग 30 से 40 मीटर थी। और बिजली के दिव्य जीव विशालकाय थे, जिनके शरीर की लंबाई 20 मीटर से अधिक थी। यदि लिन मोयू की गणना सटीक नहीं होती, तो जहर उन सभी को प्रभावित नहीं कर पाता। तीव्र विषैली गैस में तीनों बिजली के दिव्य जानवरों के शरीर आश्चर्यजनक गति से गल रहे थे। बिजली के दिव्य जीव वास्तविक जीवन रूप नहीं थे, इसलिए वे कोई पीड़ादायक चीख नहीं निकालते थे। जैसे जैसे उनके शरीर गलने लगे, उनके भीतर की बिजली बाहर निकलने लगी। एक पल के लिए हर जगह बिजली चमक उठी। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बिजली के दिव्य जानवर पूरी तरह से विद्युत तत्वों से बने थे। उनके शरीर का हर इंच विद्युत तत्वों से बना था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब जब उनके शरीर गलने लगे थे और उनसे बड़ी मात्रा में विद्युत तत्व रिसने लगे थे, तब जाकर उन्हें अंततः इस बात का पता चला। लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स विशुद्ध रूप से विद्युत तत्वों से बने युद्धक कठपुतले थे। इस तरह की कठपुतलियां बनाने के लिए उनके पीछे मौजूद शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। ड्रैगन कबीले के युद्ध कठपुतलियों की तुलना में बिजली के दिव्य जानवर नश्वर प्राणियों के बीच देवताओं के समान थे, पूरी तरह से अतुलनीय। बिजली अचानक गरज उठी और लिन मोयू ने खतरे को भांपते हुए तुरंत पूरी गति से पीछे हट गई। मार्ग के अंदर मौजूद सभी मृत सैनिकों की सेना भी पीछे हट गई। बिजली के दिव्य जीव आत्मा विनाश के कगार पर थे। उनकी कार्यप्रणाली ये थी कि एक निश्चित स्तर तक क्षति पहुंचने पर वे स्वयं को नष्ट कर लेते थे। पॉइजन लिच के आत्मा विनाश ने उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में मौत के कगार पर ला दिया, जिससे 10 डायरेक्शंस थंडर स्किल को छोड़ दिया गया और सीधे आत्मा विनाश की ओर बढ़ गया। लिन मोयू बेतहाशा पीछे हट रही थी, उसके पास केवल 2 सेकंड का समय बचा था। बिजली की चमक से मार्ग रोशन हो गया और तीनों बिजली के दिव्य जानवर 2000 मीटर के दायरे में आत्मा विनाश हो गए।
सभी स्केलेटन बरसेरकर्स निस्संदेह मारे गए। हालांकि इस बार नुकसान पिछली 2 बार की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन मोयू ने विष देवता के सार रक्त का उपयोग किया था और पिछली 2 बार से अनुभव संचित किया था। आत्मा विनाश के बाद वह मार्ग पूरी तरह से खाली था। वहां केवल हरे रंग के जहर का एक ढेर बचा रहा, जो लंबे समय तक बिना गायब हुए वहीं मंडराता रहा। आकाश में 3 तारे फिर से दिखाई दिए, धुंधले और मंद, जिन्हें ठीक होने में लंबा समय लगा। लिन मोयू ने आह भरी और आगे बढ़ती रही। अब बिजली नहीं चमकेगी। जैसे जैसे वह चलता गया, बिजली गिरना बंद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसे कारण समझ में आ गया। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। तीनों बिजली के दिव्य राक्षसों को हराकर उसने परीक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण कर ली थी। यदि वह बिजली के दिव्य राक्षसों को पराजित कर सकता था, तो मार्ग में बिजली का खतरा नहीं रह जाता। लिन मोयू इस मुकदमे की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति के विचारों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी। उसने मरे हुए सैनिकों की सेना को बर्खास्त कर दिया और आगे बढ़ता रहा, रास्ते में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नए कंकाल बरसेरकर्स को बुलाता रहा। जब तक वह उस मार्ग से 10,000 मीटर की दूरी तय कर चुका था, तब तक मरे हुए लोगों की सेना पूरी तरह से फिर से तैयार हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल, अनडाइंग ऑरा, पॉइजन गॉड एसेंस, ब्लड और फायर गॉड एसेंस सभी उपलब्ध थे। अपनी चरम युद्ध क्षमता के साथ लिन मोयू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब वह पहली बार निचले स्थान पर आया था, तब उसकी मानसिकता उससे बिल्कुल अलग थी। गलियारे के बाहर एक छोटा सा चौक था। चौक के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक विशाल क्रिस्टल खड़ा था, जो घाटी के साथ एकीकृत था। लिन मोयू तुरंत चौक में दाखिल नहीं हुई। वह बाहर खड़ा होकर ध्यान से अवलोकन कर रहा था। चूंकि वह अंतिम क्षण तक पहुंच चुका था, इसलिए वह कोई भी गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चौक विभिन्न प्रकार के विचित्र प्रतीकों से ढका हुआ था। लिन मोयू उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने पहले भी इसी तरह के देखे थे। ये दिव्य लिपि थी, देवताओं द्वारा प्रयुक्त एक भाषा। दिव्य प्रतीकों के कई उपयोग थे, जैसे कि जानकारी देना या आकृतियां अंकित करना। वह वर्ग गोलाकार था, उस पर मंत्रों के चिन्ह खुदे हुए थे, जो किसी प्रकार की आकृति से मिलते जुलते थे। लिन मोयू ने कुछ देर तक इसका अध्ययन किया, लेकिन वह इसका हल नहीं निकाल पाए। क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उसे इस चौक से होकर गुजरना पड़ा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद लिन मोयू अचानक हंस पड़ी। इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहा था, क्योंकि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह आगे नहीं बढ़ता, तो वह और क्या कर सकता था? उसने मरे हुए सैनिकों की सेना को चौक के बाहर छोड़ दिया और अंदर प्रवेश करने से पहले खुद को तैयार किया। जैसे ही लिन मोयू ने चौक में कदम रखा, पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। जमीन से अनेक बैंगनी रंग के क्रिस्टल निकले, जो सुंदर जल क्रिस्टलों के समान दिखते थे। उनके अंदर बिजली की धाराएं झिलमिलाती हुई देखी जा सकती थी। ये विद्युत तत्वों से युक्त क्रिस्टल थे। अगले ही पल सारे बैंगनी क्रिस्टल बिजली की तरह लिन मोयू के शरीर में समा गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C483। अध्याय 483। 483। अध्याय 483। संपूर्ण अगाध खाई लिन मोयू का शिकार कर रही है। कंकालनुमा कवच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे संकेत मिलता है कि ये विद्युतीकृत क्रिस्टल हानिरहित थे। लिन मोयू ने अपने शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया। इस कमजोर विद्युत धारा से झुनझुनी सी महसूस हुई, जो दर्दनाक नहीं बल्कि खुजलीदार थी। तभी उसे एक सूचना मिली। तारांकन, तारांकन, विद्युत तत्व प्रतिरक्षा सीमा में 1% की वृद्धि। तारांकन, 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 विद्युत तत्व प्रतिरक्षा सीमा में 1% की वृद्धि। तारांकन, तारांकन। एक के बाद एक 10 समान सूचनाएं दिखाई दी, जिससे उसकी विद्युत तत्व प्रतिरक्षा क्षमता में 10% की वृद्धि हुई। पहले शवलोक में सृजन बिजली के कई बार प्रहार से उसकी विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता 50% से बढ़कर 80% हो गई थी। उसके बाद इसमें और कोई वृद्धि नहीं हुई। बाद में लिन मोयू को पता चला कि किसी भी तत्व के लिए 80% प्रतिरोधक क्षमता की ऊपरी सीमा होती है। विशेष अवसरों के बिना इस सीमा को तोड़ना बहुत मुश्किल था। अप्रत्याशित रूप से अब सीमा टूट गई थी, और यह 80% से बढ़कर 90% हो गई थी।
यदि उसके पास सही खजाने होते तो वह अपनी विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता को 90% तक बढ़ा सकता था। लिन मोयू जानती थी कि यह परीक्षा उत्तीर्ण करने का पुरस्कार था। जो लोग परम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे और महादेव बनने का सपना देखते थे, उनके लिए यह पुरस्कार अत्यंत वांछनीय था। विद्युत तत्व के अलावा उसके पास विषैले ड्रैगन का रीढ़ का तरल पदार्थ भी था, जो विष तत्व के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता था। हालांकि ये कितनी हद तक बढ़ सकता है, इसका परीक्षण करना आवश्यक होगा। सभी क्रिस्टल के लिन मोयू के शरीर में प्रवेश करने के बाद चौक पर रोशनी तेजी से मंद हो गई और लिन मोयू विशाल क्रिस्टल के सामने आ पहुंची। वह क्रिस्टल लगभग 5 मीटर ऊंचा था। लिन मोयू उसमें समाहित भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह ऊर्जा उसे जानी पहचानी सी लगी, मानो उसने इसे पहले कहीं देखा हो। पारदर्शी क्रिस्टल के अंदर एक मनका बंद था। मनके को देखते ही लिन मोयू को तुरंत याद आया कि यह ऊर्जा वही ऊर्जा है जो जियांग यी ने उसे दिए मनके में थी। दोनों लगभग एक समान थे। क्रिस्टल के अंदर का मनका भी जियांग यी द्वारा दिए गए मनके के समान था। उस समय अंतारेस और जियांग यी के बीच एक समझौता हुआ था कि वे एक जैसे मनके ढूंढेंगे। अप्रत्याशित रूप से अंतारेस का उससे भी एक समझौता हुआ था कि वह भी ऐसा ही मनका ढूंढेगा। यह मनका एंटारेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लिन मोयू सोच में पड़ गया। उसे मनके का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। न केवल उसे, बल्कि जानकार मेंग एनवेन को भी समझ नहीं आ रहा था। अंतारेस ने भी उसे जवाब नहीं बताया। यह निश्चित था कि यह मनका एंटारेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लिन मोयू को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अंतारेस द्वारा दिया गया रक्त निकाला और उसे क्रिस्टल पर रख दिया। क्रिस्टल के संपर्क में आते ही रक्त पर मौजूद पतली झिल्ली टूट गई, जिससे एक ताजगी भरी सुगंध निकली। कितनी खुशबूदार! लिन मोयू ने गहरी सांस ली और अपने पूरे शरीर में सुकून का एहसास किया। अंतारेस का खून आश्चर्यजनक रूप से सुगंधित था। लिन मोयू खुद को एक घूंट पीने से रोक नहीं पाया। खून तेजी से क्रिस्टल में समा गया, जो लिन मोयू के सामने तेजी से पिघलने लगा। लिन मोयू ने पहले से ही एक उपयुक्त डिब्बा तैयार कर रखा था। क्रिस्टल के पिघलते ही और मनका दिखाई देते ही उसने उसे पकड़ लिया। उसे एक बार जियांग यी से बिल्कुल इसी तरह का एक मनका मिला था। लिन मोयू ने उसे काफी देर तक देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। बच्चे, क्या तुम्हें ड्रैगन पल मिल गया? अचानक अंतारेस की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आवाज ड्रैगन पल से आ रही हो, लेकिन सीधे उसके मन में गूंज उठी। चूंकि यहाँ आवाज का संचार संभव नहीं था, इसलिए अंतारेस ने मानसिक संचार का उपयोग करके लिन मोयू से बात की। लिन मोयू को आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि अंतारेस उससे संपर्क कर सकता है। लिन मोयू ने भी अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, हाँ, मुझे समझ आ गया। इस समय ड्रैगन पल तेजी से चमक उठा और उस पर कई रेखाएं दिखाई दी। ये रेखाएं आपस में गुंथी हुई एक अत्यंत रहस्यमय आकृति बना रही थी। अंतारेस ने आगे कहा, तो वापस आओ। ड्रैगन पल पर मौजूद टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करो और तुम सीधे ऊपरी अंतरिक्ष में लौट सकते हो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी नीचे वाले कमरे में कुछ काम करना है। काम खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा। अंतारेस काफी देर तक चुप रहा। यह देखकर लिन मोयू के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। ऐसा लगता है कि एंटारेस ड्रैगन पल को बहुत महत्व देता है, अन्यथा ये संकोच नहीं करता। लेकिन शायद इससे मुझे तुरंत वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वे मुझे अपना समय खुद तय करने देंगे। लिन मोयू मन ही मन सोच रहा था और अनुमान लगा रहा था कि एंटारेस की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। कुछ ही सेकंड बाद एंटारेस ने कहा, ठीक है, काम पूरा होने के बाद तुम वापस आ सकते हो। तुम ड्रैगन पल को कभी भी सक्रिय कर सकते हो और ये तुम्हें वापस ऊपरी अंतरिक्ष में ले आएगा। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका मैंने वादा किया था। तुमने मेरी पहली छोटी परीक्षा पास कर ली है और अब हम असली सौदे पर चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, एंटारेस ने ठीक वैसा ही जवाब दिया जैसा लिन मोयू ने भविष्यवाणी की थी। लिन मोयू को महसूस हुआ कि एंटारेस अभी भी थोड़ा चिंतित है। ड्रैगन पल उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन लिन मोयू को यह न लगे कि ड्रैगन पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने इसे एक छोटा सा परीक्षण बताया।
जरूर, काम खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद लिन मोयू ने ड्रैगन पल को एक तरफ रख दिया। इसे हाथ में लेकर उसके पास एक और विकल्प था। वह या तो ऊपरी अंतरिक्ष में लौट सकता था या रसातल लोक में जा सकता था। उसके पास भागने का एक और रास्ता था। क्रिस्टल के पिघलने के बाद लिन मोयू को एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। प्रवेश द्वार क्रिस्टल के पीछे छिपा हुआ था और अब क्रिस्टल के पिघलने से प्रवेश द्वार खुल गया था। एक छिपी हुई गुफा, मुझे आश्चर्य है कि इसके अंदर क्या है। लिन मोयू ने गुफा से एक असामान्य आभा महसूस की, एक ऐसी आभा जिसे उसने पहले भी कई बार महसूस किया था, जो जाहिरा तौर पर देवताओं से संबंधित थी। बुरियल थंडर वैली की सभी परिस्थितियों को मिलाकर लिन मोयू के मन में एक अनुमान था। बिना किसी झिझक के लिन मोयू ने कुछ कंकाल बरसेरकर्स को रास्ता साफ करने का आदेश दिया और फिर उनके पीछे अंदर चली गई। जैसे ही लिन मोयू ने ड्रैगन पर्ल प्राप्त किया, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गहरे अंतरिक्ष में किसी स्थान से एक तीखी चीख गूंजी। चीख इतनी तीखी थी कि वह अंतरिक्ष को भेदते हुए रसातल तक पहुंच गई। अगाध खाई के केंद्र में दानव सम्राट का महल जोर से हिल उठा। दानव सम्राट की परछाई अगाध खाई में प्रकट हुई। जांच करो कि पिछले कुछ दिनों में प्राचीन युद्ध क्षेत्र, निचले अंतरिक्ष और दफन वज्र घाटी में कौन कौन गया है। जांच करो कि पिछले कुछ दिनों में प्राचीन युद्ध क्षेत्र, निचले अंतरिक्ष और दफन गर्जना घाटी में कौन कौन गया है। क्रोध से भरी दानव सम्राट की आवाज रसातल में गूंज उठी, जिससे सभी दानव कांप उठे। डरपोक राक्षस पहले से ही जमीन पर घुटने टेककर भय से कांप रहे थे। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने भौहें चढ़ा ली, ये समझते हुए कि दानव सम्राट लिन मोयू की तलाश कर रहा है। उसके अवतार को बुरियल थंडर वैली के प्रवेश द्वार पर विष देकर मार दिया गया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में सुकुबस किंग ने बुरियल थंडर वैली में लिन मोयू के बारे में खबर फैला दी थी। रसातल के कई दानव राजाओं को इसके बारे में पता था। हालांकि इस बार ब्लैक स्काई डेमन किंग चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि डेमन सम्राट को जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। कई लोग लिन मोयू के ठिकाने की सूचना डेमन सम्राट को दे देंगे। सुकुबस किंग उनमें से एक था। कुछ ही मिनटों के भीतर दानव सम्राट को जवाब मिल गया। हर हाल में लिन मोयू को मार डालो। जो भी इसमें सफल होगा उसे नियमों का खजाना मिलेगा। दानव सम्राट का नया आदेश पूरे रसातल में फैल गया, जिससे सभी दानव राजा हिल गए। दानव सम्राट के आदेश का मतलब था कि अब पूरा रसातल लिन मोयू की तलाश में जुट गया था। इतिहास में ऐसी घटना शायद ही कभी घटी हो। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि लिन मोयू ने ऐसा क्या किया था जिससे दानव सम्राट ने उसे मारने का आदेश दिया था। ब्लैक स्काई डेमन किंग कांप उठा, पुरस्कार के रूप में नियमों का खजाना। उसकी आंखों में लालसा भरी हुई थी। वह कानूनों के खजाने को पाने के लिए बेताब था। सड़े हुए दानव राजा ने हंसते हुए कहा, दानव सम्राट वास्तव में उदार हैं, लेकिन इस खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, सचमुच लिन मोयू को मारना आसान नहीं है। सड़े हुए दानव राजा, क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? सड़े हुए दानव राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जहर का अध्ययन करना ज्यादा पसंद करूंगा। लड़ाई और हत्या का काम दूसरों पर छोड़ दो। ब्लैक स्काई डेमन किंग की आंखें काली थीं। मौका मिलते ही वह लिन मोयू को मार डालेगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि लिन मोयू को मारना आसान नहीं है। सुकुबस राजा के महल में सुकुबस राजा अपने सिंहासन पर आलस्य से लेटी हुई थी और अत्यंत मोहक लग रही थी। मीना आदरपूर्वक उनके बगल में खड़ी हो गई। महाराज, क्या हमें चलना चाहिए? सुकुबस राजा हंसते हुए बोला, किस लिए जाओगे? मरने के लिए। हमें नहीं पता कि लिन मोयू ने दफन वज्र घाटी में ऐसा क्या किया था जिससे दानव सम्राट क्रोधित हो गया। लेकिन जितनी अधिक ऐसी स्थिति होगी, लिन मोयू उतना ही अधिक खतरनाक होगा। मेरा यकीन मानिए, हम उसे मार नहीं सकते। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। यह अच्छा है। उन लोगों को जाने दो और मरने दो। मीना को सुकुबस किंग पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि लिन मोयू से निपटना कितना मुश्किल था। उसने लिन मोयू को मारने का विचार बहुत पहले ही त्याग दिया था। अब जब सुकुबस किंग का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, तो उसे राहत महसूस हुई। लिन मोयू बहुत ही भयानक था। वह उससे दोबारा कभी निपटना नहीं चाहती थी। गुफा उतनी अंधेरी नहीं थी जितनी उम्मीद थी। गुफा की दीवारों पर लगातार बिजली की रोशनी पड़ती रहती थी, जिससे प्रकाश मिलता रहता था।
लिन मोयू ने गुफा की दीवारों में जड़े हुए मुट्ठी के आकार के कई क्रिस्टल देखे। तारांकन तारांकन विद्युत तत्व सार, इसमें सबसे शुद्ध विद्युत तत्व समाहित है, जो विद्युत तत्वों से होने वाली प्रतिरक्षा को स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। तारांकन तारांकन संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 484। अध्याय 484 484। अध्याय 484 पुनर्जीवित होने पर भी मैं स्वयं नहीं रहूंगा। विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता में स्थायी रूप से 1% की वृद्धि हुई। लिन मोयू ने अपने हाथ में एक विद्युत तत्व का सार धारण किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे सक्रिय किया। विद्युत तत्व का सार तुरंत पानी की तरह उसके शरीर में प्रवाहित हो गया और उसे संकेत मिल गया। हालांकि इसमें केवल 1% की वृद्धि हुई, फिर भी लिन मोयू बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार उसके पास पहले से ही 80% विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता थी, जिसकी ऊपरी सीमा 90% थी। बीच में 10% की वृद्धि करना काफी मुश्किल था। विद्युत तत्व के सार में अत्यंत शुद्ध विद्युत तत्व समाहित था। लिन मोयू की अनुभूति के अनुसार यह बिजली के रत्नों से भी कहीं अधिक शुद्ध था। यदि इसका उपयोग कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसमें विद्युत तत्वों के प्रति बिल्कुल भी प्रतिरोधक क्षमता न हो, तो यह संभवतः उनकी विद्युत तत्वों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को सीधे 50% से अधिक तक बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रतिरक्षा ऊपरी सीमा के करीब पहुंचती गई, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को बढ़ाना कठिन होता गया। जब तक कि विषैले देवता पत्थर जैसा कोई खजाना न हो जो एक ही बार में 80% तक पहुंच सके, जो आम लोगों के लिए ऊपरी सीमा है। पहले विद्युत तत्व के सार ने विद्युत तत्व प्रतिरोधकता को 1% बढ़ाकर 81% तक पहुंचा दिया। फिर 82% तक पहुंचने में 2 और अंक लगे। ऊपरी सीमा के जितना करीब पहुंचते थे, उसे बढ़ाना उतना ही मुश्किल हो जाता था। इसके बाद 83% तक पहुंचने के लिए 3 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता लगातार बढ़ती रही। सौभाग्यवश गुफा में पर्याप्त मात्रा में विद्युत तत्व मौजूद थे। लिन मोयू चलते चलते उन्हें एकत्रित करता और सक्रिय करता गया। जल्द ही उसकी विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता 90% तक पहुंच गई, जो फिर से ऊपरी सीमा को छू रही थी। ऊपरी सीमा को और भी पार करने के लिए किसी भाग्यशाली अवसर की आवश्यकता होगी। हालांकि लिन मोयू को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि शायद आगे चलकर कोई अवसर आने वाला है। हालांकि वह पहले ही विद्युत तत्व प्रतिरक्षा की ऊपरी सीमा तक पहुंच चुका था, फिर भी लिन मोयू ने विद्युत तत्व सार के इस दुर्लभ खजाने को लेने में संकोच नहीं किया। हालांकि विद्युत तत्व के सार में कोई पदानुक्रम नहीं था, फिर भी कई लोगों की नजर में यह पौराणिक खजानों के बराबर था। गुफा में मौजूद विद्युत तत्व न जाने कितने वर्षों से संचित होकर इन विद्युत तत्व सारों में परिवर्तित हो गए थे, और अब ये सभी लिन मोयू द्वारा ले लिए गए थे। गुफा बहुत लंबी नहीं थी, बस 1000 मीटर से थोड़ी अधिक थी। वह जल्द ही अंत तक पहुंच गया। इस समय लिन मोयू के भंडारण स्थान में विद्युत तत्व सार के 500 से अधिक टुकड़े थे। केवल यही चीजें अमूल्य थीं। गुफा के दूसरे छोर पर लिन मोयू ने पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा देखी। यहाँ हर जगह बिजली कड़क रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी भी कोई आवाज नहीं थी। गुफा में बिजली खामोशी से बह रही थी, बिजली के सांप पानी की तरह घनी गति से बह रहे थे। लिन मोयू ने घबराकर बुदबुदाते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी। यह सचमुच गर्जन देवता का महल है। उसकी आवाज निकलते ही गायब हो गई। यहाँ ध्वनि का संचार नहीं हो सका। यहाँ सभी आवाजें गायब हो गईं, पूर्ण सन्नाटा छा गया। उसने एक भव्य महल देखा। बिजली गिरने का सारा स्रोत महल ही था। चाहे ये गुफा हो या पूरी थंडर बरियल वैली, उसके सामने स्थित थंडर गॉड का महल ही इसका स्रोत था। लिन मोयू को पता था कि वह गलत नहीं हो सकता। थंडर गॉड पैलेस पर एक विशेष चिन्ह था, जो थंडर गॉड की तलवार का था, और उसके हाथ में ठीक वैसी ही वज्र देवता की तलवार थी। गरज के देवता की तलवार, गरज के देवता की तलवार, गरज के देवता के महल का द्वार खोलने की कुंजी। जब उसे गर्जन देवता की तलवार प्राप्त हुई, तो वह पहले से ही जानता था कि यह गर्जन देवता के महल को खोलने की कुंजी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गर्जन देवता का महल कहाँ था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गर्जन देवता का महल गर्जन दफन घाटी जैसी निषिद्ध जगह पर होगा। लिन मोयू थंडर गॉड पैलेस के सामने पहुंची। महल के द्वार कसकर बंद थे। द्वार के सामने एक खांचा बना हुआ एक पत्थर था जो बिजली की तरह काम करता था। लिन मोयू समझ गई और उसने थंडर गॉड की तलवार निकाली और उसे सीधे खांचे में डाल दिया।
गर्जन देवता की तलवार तुरंत तेज बिजली की रोशनी से फट पड़ी और आकाश में बिजली की तरह जगमगा उठी। एक पल के लिए पूरी गुफा बिजली के सागर में बदल गई। लिन मोयू विद्युत सागर में खड़ा रहा, बिजली को अपने ऊपर गिरने दे रहा था, अविचलित। गर्जन देवता की तलवार के धारक के रूप में इस बिजली ने न केवल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसमें अंतरंगता का भी संकेत था। लिन मोयू ने बिजली से सचमुच भावनाओं को महसूस किया। ये विद्युतीय तत्व स्वागत करते हुए, आनंदित होते हुए और भावनाओं से ओतप्रोत प्रतीत हो रहे थे। बिजली की चमक में महल के द्वार धीरे धीरे खुले और लिन मोयू ने अंदर कदम रखा। महल को न जाने कितने वर्षों तक सील कर दिया गया था, अंततः एक नए अतिथि का स्वागत किया गया। विष देवता की तरह गर्जन देवता भी मध्य श्रेणी के देवता थे, और देवताओं से जुड़ी पौराणिक कथाओं में गर्जन देवता विष देवता से अधिक शक्तिशाली थे। गर्जन देवता की शक्ति उच्च कोटि के देवताओं के लगभग बराबर थी। लिन मोयू ने एक बार गर्जन देवता के प्रेत को देखा था। उसकी मृत्यु दानव राजा के हाथों हुई थी। उस समय लिन मोयू ने इस बारे में आह भरी थी। उस समय का इतिहास समय के साथ दब गया था, और बहुत कम लोग जानते थे कि देवताओं और प्राचीन जानवरों के बीच क्या हुआ था। शायद गर्जन देवता के महल में ही जवाब मिल सके। महल बड़ा नहीं था, साधारण साज सज्जा के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। यहाँ सब कुछ विद्युत तत्वों से बना था। इतने वर्षों के बाद केवल तत्व ही इतने लंबे समय तक टिक सकते थे। बाकी सब कुछ समय के साथ नष्ट हो जाता। सामने वाले हॉल से गुजरते हुए लिन मोयू मुख्य हॉल में पहुंची। लिन मोयू ने मुख्य हॉल की ओर देखा। मुख्य हॉल का एक कोना गायब था। लिन मोयू ने अतीत के युद्धों की आभा को महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले भी गर्जन देवता के महल में युद्ध छिड़ चुके थे। क्या इस पर हमला हुआ था? लिन मोयू ने मन ही मन सोचा। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उसने एक शव देखा। एक देवता का शव, विष देवता के शव के समान एक देवता का शव, गर्जन देवता का शव। न जाने कितने वर्षों बाद भी उसका शरीर अक्षुण्ण था। विशाल बिजली कवच की तरह शरीर के चारों ओर लिप गई। बिजली गाढ़े पेस्ट की तरह थी, धीरे धीरे बह रही थी। पूरे शरीर में केवल भौहों के बीच की जगह पर ही रोशनी नहीं थी, जिससे एक छोटा सा खाली स्थान रह गया था। और माथे के ठीक ऊपर इस जगह पर एक छोटी घास का निशान था। लिन मोयू समझ गई और उसने उस पर बिजली वाली घास रख दी। विद्युत घास, इसका उपयोग गर्जन देवता को जागृत करने के लिए किया जा सकता है। बिजली से चमकती घास को गर्जन देवता ने सोख लिया, और भौहों के बीच से भी बिजली निकली, जो पूरे शरीर को घेरने वाली बिजली में विलीन हो गई। पलक झपकते ही बिजली का तेज झटका लगा और लिन मोयू तेजी से पीछे हट गई। बिजली की रोशनी में गर्जन देवता का शव धीरे धीरे जागृत हुआ। लिन मोयू घबरा कर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया वह सही था या गलत। यदि गर्जन के देवता का उसके प्रति दुर्भावना होती, तो उसका विनाश निश्चित होता। किसी वास्तविक देवता का सामना करने पर उसकी लिच आत्मा विनाश विधि शायद काम न करे। शायद विष देवता के शव को विस्फोटित करना ही एकमात्र उपाय था। लिन मोयू एक बार थंडर गॉड की तलवार के अकेलेपन से द्रवित हो गया था, और उसने वादा किया था कि अगर उसे मौका मिला तो वह उसके स्वामी को जगाएगा। अब उसने वह वादा पूरा कर दिया था। हालांकि लिन मोयू भी तैयार थी। यदि गर्जन का देवता शत्रुतापूर्ण होता, तो वह किसी देवता को मारने के लिए आपसी विनाश की कीमत पर भी मृत्यु तक लड़ता। लिन मोयू की निगाहों के सामने गर्जन देवता धीरे धीरे ऊपर उठा, उसके पूरे शरीर पर फैली बिजली उसके माथे की ओर केंद्रित हो रही थी। कुछ ही देर में बिजली गायब हो गई, जिससे गर्जन देवता का असली रूप सामने आ गया। एक औरत। लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि गड़गड़ाहट की देवी महिला होगी। वह लंबी थी और देखने में इंसानों से अलग नहीं लगती थी। उसकी पीठ पर बिजली के पंखों के दो जोड़े धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गर्जन देवता के महल के बाहर गर्जन देवता की तलवार बिजली में बदल गई और उड़ती हुई आई, और पलक झपकते ही उसके हाथ में आ गिरी। इस समय लिन मोयू बेहद सतर्क थी और थोड़ी सी भी परेशानी का संकेत मिलते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। गर्जन की देवी ने गर्जन की तलवार को हाथ में लिया, उसे धीरे से सहलाया और अपनी आंखें खोली। लिन मोयू स्तब्ध रह गई। इन आंखों में अकल्पनीय अकेलापन झलक रहा था। यह एक ऐसी तन्हाई का एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता था मानो सारे दोस्त और परिवार वाले चले गए हों, और दुनिया में सिर्फ खुद ही रह गए हों।
महल में अकेलेपन की भावना फैल गई, जिसका असर लिन मोयू पर भी पड़ा। लिन मोयू को अब पता चल गया था कि थंडर गॉड स्वॉर्ड की अकेलेपन की भावना इसी से उत्पन्न होती है। उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि यहाँ कोई आवाज क्यों नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्जन के देवता को बोलना पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ की सभी आवाजें शांत हो गईं। गर्जन देवता ने पुराने मित्र की तरह पुरानी यादों में खोकर गर्जन देवता की तलवार को धीरे से सहलाया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। वह आवाज सीधे लिन मोयू के दिमाग में गूंजी। गर्जन के देवता ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधे मानसिक विचारों के माध्यम से संवाद किया। लिन मोयू ने भी ऐसा ही किया। मैंने थंडर गॉड की तलवार से वादा किया था कि मैं उसके स्वामी को जगाऊंगा। यह मेरा सबसे करीबी साथी है। मृत्यु से पहले इसे आखिरी बार देख पाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। लिन मोयू चौंक गई। क्या तुम जीवित नहीं हो? जीवित हो। गर्जन देवी ने धीरे से अपना सिर उठाकर लिन मोयू की ओर देखा। यह मेरी बची हुई आत्मा है जिसे मैंने विद्युत घास में छोड़ दिया था। मेरी आत्मा उस महान युद्ध में बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी। लिन मोयू ने लगभग सहज भाव से पूछा, क्या आपको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता? मुझे पता है कि देवताओं को मारना मुश्किल होता है। गर्जन की देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल है। पुनर्जीवित होने पर भी मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी। फिर पुनर्जीवन का क्या फायदा? वह लड़ाई बहुत क्रूर थी। मैंने जितनी भी बैकअप योजनाएं तैयार की थीं, वे सब बेकार साबित हुई। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी मौत बहुत देर से हुई। साथी चले गए, रिश्तेदार मर गए, बस मैं ही बचा था। अंत में गर्जन देवता की तलवार देख पाना ही काफी है। अकेलेपन की भावना के साथ साथ दुख भी जुड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही कुछ छोड़ देने का एहसास भी था। यह स्पष्ट था कि गर्जन के देवता को मृत्यु का कोई भय नहीं था। लिन मोयू ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पशु राजा ने मारा था? गर्जन के देवता ने हंसते हुए कहा, हाँ और ना। मेरे प्यारे दोस्त, बाहरी दुनिया कैसी है? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 485। अध्याय 485। 485। अध्याय 485। विद्युत तत्व से पूर्ण प्रतिरक्षा। गर्जन देवता का लहजा कुछ हद तक स्नेहपूर्ण था। ऐसा प्रतीत होता था कि मनुष्यों के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। वह बार बार लिन मोयू को छोटी मानव मित्र कहकर पुकारती थी। इससे लिन मोयू को शवलोक में स्थित जीवन देवता की याद आ गई, जो मनुष्यों के प्रति मित्रवत प्रतीत होता था। लेकिन विष देवता अलग था। इससे लिन मोयू यह विश्लेषण कर सकी कि देवताओं के बीच संभवतः गुट मौजूद थे। चूंकि कुछ देवता मनुष्यों के प्रति मित्रवत थे, इसलिए संभवतः कुछ देवता मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण और पाताल लोक के राक्षसों के प्रति मित्रवत भी रहे होंगे। यह संभव प्रतीत होता था। देवताओं की दुनिया काफी जटिल प्रतीत होती थी। लिन मोयू ने मानवता की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। यह सुनने के बाद गर्जन देवता ने धीरे से कहा, लगता है वे सफल नहीं हुए। एंटारेस अभी भी वही है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, वह शाश्वत युद्ध क्षेत्र के ऊपरी स्थान के मुख्य क्षेत्र में है। गर्जन देवता की आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई। यह अच्छी बात है। उसके होने से दुनिया सुरक्षित है। लिन मोयू ने पूछा, क्या अंतारेस ने इस दुनिया की रक्षा की थी? गर्जन देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। लिन मोयू समझ गई कि वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इससे पहले वह ज्यादातर उसकी बातें सुनती रहती थी। अब गर्जन देवता के शरीर पर मौजूद आभा कमजोर पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह जाने ही वाली है। लिन मोयू के मन में एक बार फिर गर्जन देवता की आवाज गूंजी, मुझे अब जाना होगा, मेरे नन्हे मानव मित्र। महादेव बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। महादेव बनकर ही तुम इसके लिए योग्य बन पाओगे। इतना कहने के बाद गर्जन देवता ने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर एक बार फिर बिजली की लपटों से घिर गया। लिन मोयू को उसके आखिरी शब्द अच्छी तरह याद थे, केवल महादेव बनकर ही वह योग्यता प्राप्त कर सकता था। उसने आखिरी बार गर्जन देवता की तलवार को छुआ, फिर तलवार चुपचाप विलीन हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि गर्जन देवता की हर वस्तु विद्युत तत्वों से बनी थी। इसमें गर्जन देवता की तलवार भी शामिल है। उसने विद्युत तत्वों में अविश्वसनीय रूप से महारत हासिल कर ली थी। शुद्ध विद्युत तत्व किसी भी चीज में रूपांतरित होने में सक्षम प्रतीत होते थे। लिन मोयू को यह समझ नहीं आया कि यह किस स्तर की शक्ति थी।
विघटित हुई थंडर गॉड की तलवार तारों की रोशनी में बदल गई और लिन मोयू को घेर लिया। वह तारों की रोशनी विद्युत धाराओं में परिवर्तित होकर उसके शरीर में समा गई। बोन आर्मर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे ये संकेत मिलता है कि धाराएं लाभकारी और हानिरहित थीं। विद्युत तत्व प्रतिरक्षा की ऊपरी सीमा में 1% की वृद्धि की गई। विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता में स्थायी रूप से 1% की वृद्धि हुई। विद्युत तत्व प्रतिरक्षा की ऊपरी सीमा में 1% की वृद्धि की गई। विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता में स्थायी रूप से 1% की वृद्धि हुई। ... दोनों संदेश बारी बारी से दिखाई दिए। पलक झपकते ही लिन मोयू ने पाया कि उसकी विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता 100% तक पहुंच गई है। अब से वह विद्युत तत्वों से पूरी तरह अप्रभावित हो गया था। दुनिया का कोई भी विद्युत तत्व उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह क्या है? लिन मोयू आश्चर्य और खुशी से पूछे बिना नहीं रह सकी। एक उपहार। गर्जन के देवता ने ये 2 अंतिम शब्द कहे, फिर उसका शरीर भी बिजली में बिखर गया। अचानक थंडर बरियल वैली लगातार कांप उठी, गरजने की आवाजें गूंज उठी। उसके कानों में कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। आवाज वापस आ गई है। जैसे ही लिन मोयू ने वह आवाज सुनी, उसे पता चल गया कि गर्जन देवता जा चुका है, सचमुच जा चुका है। उनके सामने मौजूद गर्जन देवता पूरी तरह से बिखर गए थे और हजारों बिजली की चिंगारियों में बदल गए थे। चिंगारियों से प्रकाश की 2 किरणें लिन मोयू के सिर में घुस गईं और गायब हो गईं। मध्यम स्तर का गॉड कोर प्राप्त हुआ। गरज के देवता का दिव्य पद प्राप्त किया। मध्यम स्तर का गॉड कोर। देवता बनने के लिए गॉड कोर को अवशोषित करें, या भगवान स्तर का विशेषज्ञ बनने के लिए भीतर की शक्ति को समझें। गरज के देवता की दिव्य स्थिति। नए गर्जन देवता बनने के लिए दिव्य स्थिति के साथ विलीन हो जाएं। लिन मोयू ने अपने मन में थंडर गॉड के गॉड कोर को देखा। ये विष देवता के गॉड कोर के समान दिखता था, लेकिन गरज देवता का गॉड कोर अधिक उत्कृष्ट और जटिल प्रतीत होता था। विशेष रूप से गॉड कोर पर बने पैटर्न अधिक गहन थे, जो एक अवर्णनीय आभा का संचार कर रहे थे। थंडर गॉड के गॉड कोर के बगल में डिवाइन पोजीशन का सिंहासन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लिन मोयू को एक और गॉड कोर और डिवाइन पोजीशन प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह उसे गर्जन देवता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, भविष्य में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ईश्वर के मूल तत्व और दिव्य पद को विरासत में देने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करूंगा, ताकि वह नया गर्जन देवता बन सके। थंडर गॉड के विघटन से उत्पन्न तारों का प्रकाश अंततः 10 क्रिस्टल जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो गया, जो लिन मोयू के हाथों में आ गिरी। जब लिन मोयू को ये चीजें मिली, तो उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो वह उन्हें पकड़ ही न पा रहा हो। ये 10 क्रिस्टल अविश्वसनीय रूप से भारी थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 10,000 जिन था। मुट्ठी के आधे आकार से भी कम वजन वाली कोई चीज जिसका वजन 10,000 जिन था, उसे देखकर लिन मोयू भी चौंक गई। उन्हें यह आभास हो गया था कि उन क्रिस्टलों में एक बहुत ही विशेष शक्ति समाहित है, ऐसी शक्ति जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इस शक्ति का स्तर विष देवता के रक्त सार से भी कहीं अधिक प्रतीत होता था, और भी शुद्ध, और भी भयावह। लिन मोयू को लगा कि अगर वह इसका इस्तेमाल मौलिक लिचों को बुलाने के लिए करे, आत्मा विनाश अपरिहार्य था, और वह शक्ति संभवतः अत्यंत भयावह होगी। लॉ गॉड क्रिस्टल इलेक्ट्रिक पौराणिक पदार्थ, जिसमें विद्युत तत्व के नियमों की शक्ति होती है। लिन मोयू ने पहली बार कानून शब्द का सामना किया। उन्होंने किसी भी सामग्री या ऐतिहासिक अभिलेख में कानूनों के बारे में कभी नहीं सुना था। विद्युत तत्व के नियम। लिन मोयू को समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत ही उच्च श्रेणी का होना चाहिए। पूरा महल हिलने लगा। अपने स्वामी के चले जाने के बाद ये भी ढहने लगा। लिन मोयू महल से बाहर भागी और उसने देखा कि पूरी गुफा और पहाड़ हिल रहे थे, मानो ढहने ही वाले हो। चल दर। बिना किसी झिझक के लिन मोयू तेजी से बाहर भाग गई। जैसे ही वह गुफा से बाहर भागा, एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पूरी पहाड़ी गुफा पूरी तरह से ढह गई। धमाका, धमाका। बाहर थंडर बरियल वैली बिजली और गरज से जगमगा रही थी। अब चुप्पी नहीं रही, बल्कि ये दूसरे चरम पर पहुंच गया। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे विंड थंडर महाद्वीप में सुनाई दी। बाहर बारिश हो रही थी। लिन मोयू को बारिश की बूंदों में उदासी महसूस हुई, मानो बारिश भी गर्जन देवता के जाने पर रो रही हो।
ईश्वर की शरद ऋतु की वर्षा। महज कुछ दिनों के अंतराल में शाश्वत युद्ध क्षेत्र और मानव जगत ने एक बार फिर ईश्वर की शरदकालीन वर्षा देखी। एंटारेस ने अपनी विशाल आंखें खोली और कहा, गरज के देवता अंततः चले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बदमाश थंडर गॉड की तलवार और बिजली वाली घास लेकर आएगा। उनकी आवाज में उदासी की झलक थी, फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन ये भी अच्छा है। नए के आने के लिए पुराने का जाना जरूरी है। तुम इतने सालों से अकेले रहे हो, अब आखिरकार तुम आजाद हो सकते हो। डॉट 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 थंडर बरियल वैली के ऊपर आकाश में तारे बिजली के दिव्य जानवरों में बदल गए, जो पागलों की तरह दहाड़ रहे थे। लिन मोयू ने पहली बार बिजली के दिव्य जानवरों की दहाड़ सुनी, जो गरज से अलग नहीं थी। तेज गर्जना के बीच अनगिनत बिजली की चमक थंडर बरियल वैली पर गिरी। बिजली के दिव्य जीव भी गर्जन देवता के पतन पर शोक व्यक्त करते प्रतीत हुए। ये थंडर बरियल वैली वास्तव में गर्जन देवता की समाधि थी। इस समय उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने बारिश में जमीन पर कई छोटी छोटी घासें तेजी से उगती हुई देखी। बिजली वाली घास। छोटी छोटी घासें देखने में बिजली वाली घास जैसी लग रही थी, लेकिन वे अभी बिजली वाली घास नहीं थी। विद्युत घास ही गर्जन देवता का वास्तविक रूप था। शायद भविष्य में किसी दिन संयोगवश नई विद्युत घास फिर से आकार ले लेगी और एक नए गर्जन देवता का रूप धारण कर लेगी। यदि वह दिन सचमुच आ गया, तो लिन मोयू उसे गर्जन देवता का दिव्य पद प्रदान करेगा। इसे नया गर्जन देवता बनने दो। डॉट 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 मानव जगत में भारी बारिश कुछ ही समय पहले रुकी थी, फिर बिना किसी चेतावनी के दोबारा शुरू हो गई। अधिकांश लोगों को लगा कि मौसम बहुत ही अजीब हो गया है। अचानक बारिश होने लगी है और एक साथ पूरी दुनिया में बारिश हो रही है। इस मामले की अंदरूनी कहानी केवल कुछ ही लोगों को पता थी। मेंग एनवेन की निगाहों में हैरानी झलक रही थी, एक और देवता का पतन कैसे हो गया। लगभग 1000 वर्षों में देवताओं की मृत्यु बहुत कम हुई है। अचानक 2 देवताओं की मृत्यु कैसे हो गई। उसकी हथेली में दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावा घूमता रहा। वह हर हाल में स्रोत का पता नहीं लगा सका। क्रिएशन गॉड एकेडमी के सबसे भीतरी हिस्से में प्रकाश की एक किरण आकाश में फैल गई। प्रकाश में एक विशाल अष्टभुजाकार आकृति वाला कंपास धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लिन मोहन एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। लिन मोहन ने धीरे से पूछा, शिक्षक जी, क्या आप इसकी गणना कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसकी गणना नहीं कर सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि इसका संबंध किसी इंसान से होना चाहिए। इस समय लिन मोहन ने अपना कोमल हाथ उठाया, उसकी उंगली की नोक से खून की एक बूंद गिरी। वह फूल की तरह मुस्कुराए और बोली, शिक्षक, तो कृपया मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि छोटी यू कैसी है। बूढ़े आदमी ने लिन मोहन की ओर देखते हुए कहा, तुमने कितनी बार इसकी गणना की है? हर बार खून की एक बूंद। तुमने कितना खून बर्बाद किया है? लिन मोहन खिलखिलाकर हंस पड़ी, थोड़ा सा खून बर्बाद करने में क्या बुराई है? शिक्षक जी, कृपया मेरे लिए गणना कर दीजिए। ठीक है। बूढ़े आदमी के पास हिसाब किताब शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अष्टकोणीय कंपास ने लिन मोहन का रक्त सोख लिया। रक्त संबंध के माध्यम से उसने लिन मोयू के बारे में गणना की। आपका भाई सुरक्षित है, चिंता मत करो। फिर शिक्षक ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे, वह नीचे वाले स्थान पर कैसे गया? लिन मोहन हैरान रह गया, लिटिल यू का लेवल 70 है। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह अभी भी 50 के दशक में है। 50 के दशक में निचले स्तर पर जाना, शाओहान, तुम्हारा भाई असाधारण है। बूढ़े व्यक्ति को तुरंत पता चल गया कि लिन मोयू कैसे गई थी। लिन मोहन ने गर्व से कहा, बेशक, लिटिल यू सबसे बेहतरीन है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 486। अध्याय 486। 486। अध्याय 486। दूसरा उत्पत्ति रून। थंडर गॉड के गिरने से थंडर बरियल वैली पूरी तरह से नहीं ढही। हालांकि गर्जन की देवी जा चुकी थी, लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति अभी भी थंडर बरियल वैली के संचालन को बनाए रखती थी। गर्जन देवता की समाधि के बाहर का छोटा सा चौक अभी भी मौजूद होगा। यदि कोई भाग्यशाली रहा और वहां तक पहुंच गया, तो उसे अभी भी पुरस्कार मिल सकते हैं। दुर्भाग्यवश कोई भी गर्जन देवता के मकबरे में प्रवेश नहीं कर सका और न ही गर्जन देवता के महल को दोबारा देख सका।
अब थंडर बरियल वैली में बहुत सारी बिजली से चमकने वाली घासें उगाई थीं, जो बिजली की चमक में लहरा रही थीं। जाने का समय हो गया है। लिन मोयू ने ढह चुकी गुफा और घाटी पर आखिरी नजर डाली और जाने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। ढह चुके पहाड़ के पीछे लिन मोयू ने एक पत्थर की शिला देखी। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह पूरी गति से उड़ गया। पत्थर की वह शिलाशी पहाड़ में छिपी हुई थी, जो पहाड़ के ढहने के बाद ही सामने आई। पत्थर की शिला पर जटिल प्रतीक उकेरे गए थे, जो अजगरों और फीनिक्स पक्षियों की तरह बह रहे थे, जिनका अर्थ समझना असंभव था। हालांकि ये प्रतीक चिन्ह असाधारण थे, ये बात हर कोई देख सकता था। लिन मोयू फिलहाल उन्हें समझ नहीं पा रही थी। न समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि उसे पता हो कि वह क्या है। उत्पत्ति रून। लिन मोयू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ में एक उत्पत्ति चिन्ह छिपा होगा। वह इसे लगभग चूक ही गया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने पत्थर की शिला को सक्रिय कर दिया। पत्थर की शिला पानी की तरह लिन मोयू के शरीर में समा गई, फिर एक लाल रोशनी आकाश में फैल गई। उसके बाएं हाथ के पीछे बना सैनिक चिन्ह भी चमक उठा, जो नए प्राप्त उत्पत्ति चिन्ह के साथ प्रतिध्वनित होता प्रतीत हुआ। केवल वही लोग जो स्वयं इसका अनुभव कर चुके हैं, समझ सकते हैं कि उत्पत्ति प्रतीक कितना शक्तिशाली होता है। सैनिक चरित्र की सैनिकों को मजबूत करने की क्षमता ने उसे अनगिनत बार बचाया था, जिससे उसे शक्तिशाली दुश्मनों को मारने में मदद मिली थी। यदि वह कोई और उतनी ही शक्तिशाली क्षमता प्राप्त कर सके। आकाश में तेजी से उठती लाल रोशनी ने तुरंत ही अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। सभी को पता था कि लाल बत्ती का क्या मतलब होता है। लाल बत्ती के मालिक पर 10 दिनों तक सभी तीरों का निशाना रहेगा। पिछली बार के विपरीत, जब उसने निष्क्रिय रूप से लोगों को अपने पास आने दिया था, इस बार लिन मोयू की आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। एक और नरसंहार का समय आ गया है। इस बार मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उसके ऊपर आकाश में लाल रोशनी फैलते ही लिन मोयू के बिजली की तरह तेज पंख फड़फड़ाए और वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। जब लिन मोयू ने पहली बार पवन गर्जना महाद्वीप पर कदम रखा, तो उसका सामना ड्रैगन जाति के हमले से हुआ। उस समय उसने फैसला किया कि एंटारेस के साथ अपना समझौता सुझाने के बाद वह ड्रैगन जाति के अड्डे पर जाकर देखेगा कि वहां क्या चल रहा है। ये देखने के लिए कि ड्रैगन जाति क्या कर रही थी और क्या उन जनरल स्तर के युद्ध कठपुतलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था। यदि ऐसा है तो यह मानव जाति के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन मानव सेना में शीर्ष पदस्थ अधिकारियों को युद्ध के मैदान में खतरे का सामना करना पड़ेगा। और शाश्वत युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले ड्रैगन जाति के युद्ध की तैयारी करने की खबर आई थी। युद्ध नजदीक था। 1000 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद ड्रैगन जाति ने अपनी वापसी के बाद केवल 2 अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के युद्ध ही छेड़े थे। वे यही नहीं रुकेंगे और निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने के युद्ध की तैयारी कर रहे थे। विभिन्न नस्लों के बीच की नफरत को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। लिन मोयू कम ऊंचाई पर उड़ रही थी और अभी भी पवन फूलों से बहुत सावधान थी। विंड फ्लावर्स की गतिविधियां बहुत ही अजीब थीं, और लिन मोयू फिलहाल विंड फ्लावर समूहों को उकसाना नहीं चाहती थी। लिन मोयू लगातार नक्शे को देखती रहती थी और दिशा बदलती रहती थी। वह ड्रैगन जाति की तलाश कर रहा था, जबकि ड्रैगन जाति और राक्षस भी उसकी तलाश कर रहे थे। उत्पत्ति प्रतीक की लाल रोशनी बहुत ही स्पष्ट थी। अजगर और राक्षस पतंगों की तरह लौ की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि ओरिजिन रून प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक लेवल 52 का मानव करियर धारक था, तो वे सभी इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपना होश खो दिया। उन्होंने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि 52वें स्तर का कोई व्यक्ति निचले स्थान पर क्यों प्रकट होगा और उसे ओरिजिन रून भी क्यों प्राप्त होगा। क्या ओरिजिन रून ऐसी कोई चीज थी जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था? जब वे बिना सोचे समझे आगे बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से लिन मोयू की वध करने वाली तलवार उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में लिन मोयू पर लगातार घात लगाकर हमले किए गए, जिसमें एक के बाद एक कई लोग मारे गए। नरसंहार के दौरान उसका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया। अब उनके लिए सैन्य योग्यताएं बहुत उपयोगी नहीं रह गई थी। किसी भी प्रकार की सैन्य उपलब्धियों से उनकी सेनापति की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हो सकती थी। केवल दानव राजाओं, ड्रैगन राजाओं और ऐसे ही अन्य शक्तिशाली प्राणियों को मारकर ही वह अपने सेनापति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकता था। और एक को मारना ही काफी नहीं था। अब वह 3 स्टार डिवाइन जनरल था।
4 स्टार डिवाइन जनरल बनने के लिए उसे पूरे 4 को मारना आवश्यक था। लिन मोयू को केवल एक सामान्य दिशा याद थी, और वह जो खोज रहा था उसे ढूंढना आसान नहीं था। हालांकि लिन मोयू जानता था कि जैसे ही वह ड्रैगन जाति के अड्डे के करीब पहुंचेगा, ड्रैगन जाति स्वाभाविक रूप से उसकी तलाश में आ जाएगी। चाहे वह ड्रैगनों का वध करने का उसका प्रभाव हो, या अब उत्पत्ति प्रतीक की लाल रोशनी, दोनों ही बहुत बड़े प्रलोभन थे। निश्चित रूप से महज आधे दिन के बाद बड़ी संख्या में ड्रैगन युद्धपोत नजर आने लगे। 1000 से अधिक संख्या में ड्रैगन युद्धपोत हवा में तैर रहे थे। लिन मोयू दूर से ही युद्धपोतों पर मौजूद स्थिति को देख सकती थी। वह युद्धपोतों पर कई ड्रैगन जनरलों को भावहीन खड़े देख सकता था। उनके चेहरे के भाव बेहद कठोर थे, उनकी आंखें खाली और निर्जीव थीं, जो सामान्य ड्रैगनों से बिल्कुल अलग थीं। प्रत्येक युद्धपोत में 100 जनरल स्तर के कठपुतली सैनिकों का दल होता था। 1000 युद्धपोतों के साथ 100,000 से अधिक जनरल स्तर के कठपुतली सैनिक थे। 1,00,000 ड्रैगन सेनापति। यह संख्या बेहद चौंकाने वाली थी। ड्रैगन जाति के लिए मनुष्यों के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ने के लिए ये काफी था। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो कितने शीर्ष पेशेवर लोग मारे जाएंगे, जबकि ड्रैगन जाति के नुकसान महज कुछ युद्ध कठपुतलियों तक ही सीमित रहेंगे। ड्रैगन जाति को इतनी सारी सामग्रियां कहां से मिली? लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। युद्ध की कठपुतलियां बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। जनरल स्तर के युद्ध कठपुतलियों की सामग्री की आवश्यकता निश्चित रूप से अधिक होती। ड्रैगन जाति को इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री इतनी मात्रा में कहां से मिली? लिन मोयू का पता चलने पर ड्रैगन युद्धपोतों से बहुत शोरगुल भरी आवाजें आने लगी। कठपुतलियों ने लिन मोयू के ऊपर आकाश में जाती लाल बत्ती को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन असली ड्रैगन सदस्य ऐसा नहीं करेंगे। उत्पत्ति रून। उसने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला, उसे मार डालो और ओरिजिन रून ले लो। हमने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट रूप से जांच की है कि इस स्तर 52 के मानव करियर धारक का नाम लिन मोयू है, जिसे ड्रैगन किंग ने मारने का आदेश दिया था। उसे मार डालो और ड्रैगन किंग को ओरिजिन रून दे दो, हमें एक अद्भुत इनाम मिल सकता है। ड्रैगन चिल्लाए और चीखे। ड्रैगन युद्धपोतों पर लगे सभी जादुई क्रिस्टल जगमगा उठे। पलक झपकते ही प्रकाश के विशाल स्तंभों ने आकाश को रोशन कर दिया और लिन मोयू की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लिन मोयू ने इसका अनुमान लगा लिया था और तुरंत जमीन की ओर उड़ गई। उसके नीचे घने पेड़ों के समूह थे। ड्रैगन युद्धपोत तुरंत शांत हो गए, उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। एक भी उग्र वृक्ष को उकसाना विनाशकारी साबित होगा। उन पर गरजते पेड़ों के समूह हमला करेंगे। उनके 1000 युद्धपोत और 1,00,000 ड्रैगन सेनापति बहुत बड़ी संख्या में प्रतीत होते थे, लेकिन गरजते पेड़ों द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में वे समुद्र में एक बूंद मात्र थे, पर्याप्त नहीं थे। चूंकि युद्धपोत हमला करने में असमर्थ थे, इसलिए जहाजों पर मौजूद ड्रैगन सेनापति बाहर आ गए। 1,00,000 ड्रैगन सेनापति एक साथ उमड़ पड़े। लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, अब फिर से स्तर बढ़ाने का समय आ गया है। इसके जवाब में मरे हुओं की सेना प्रकट हुई, जिसमें कंकालनुमा योद्धा ड्रैगन जनरलों का सीधे सामना करने के लिए आगे बढ़े। अपने से 10 गुना अधिक संख्या वाले दुश्मनों का सामना करने के लिए 10,000 कंकाल योद्धाओं का उपयोग करते हुए लिन मोयू बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। जिस क्षण दोनों पक्ष आपस में भिड़ने ही वाले थे, उसी क्षण उसके हाथ के पीछे बना सैनिक का चित्र चमक उठा। सैनिकों को मजबूत करने की क्षमता अचानक सक्रिय हो गई, जिससे पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना की युद्ध शक्ति में तुरंत लगभग 10 गुना वृद्धि हो गई। कंकालनुमा योद्धाओं ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाकर कौशल सक्रिय किए, जिनकी आक्रमण शक्ति 80 लाख से अधिक थी। ड्रैगन सेनापति उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। एक ही कौशल से ड्रैगन सेनापति तुरंत मारे गए। कंकाल जादूगर और दिव्य तीरंदाज भी युद्ध में शामिल हो गए थे। क्षेत्रीय हमलों की एक लहर के दौरान लगभग 1000 जनरल स्तर के कठपुतली अधिकारियों को सीधे तौर पर मार दिया गया। कंकालनुमा उन्मादी योद्धा बहुत तेजी से आगे बढ़े और गिरते हुए कठपुतली शवों को तुरंत पकड़ लिया। हालांकि वे कठपुतलियां थीं, लेकिन उनकी जीवन शक्ति वास्तविक थी। कठपुतली के शवों को पकड़ने के बाद कंकालनुमा उन्मादियों ने उन्हें बलपूर्वक आकाश की ओर फेंक दिया। लाश विस्फोट की विस्फोट सीमा 420 मीटर थी। ड्रैगन युद्धपोत जमीन से लगभग 300 मीटर ऊपर थे। ये लड़ाई जमीन से 150 मीटर ऊपर हो रही थी।
जब शव 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ गए तो लिन मुयू ने कौशल को सक्रिय करने के लिए अपना हाथ उठाया। सैनिकों को मजबूत करो स्थिति के तहत शव विस्फोट से होने वाली क्षति को उसके मूल आधार पर 6 गुना अधिक बढ़ा दिया गया था। धमाकों की आवाज के साथ एक भयंकर हवा की तरह भयानक ऊर्जा बह निकली। विस्फोटों के कारण युद्धपोतों पर लगी ढालें मुड़ गई थी और विकृत हो गई थी, टूटने की कगार पर थी। यह तो सिर्फ एक शव से निकला था। कंकालों से भरे उन उन्मादियों द्वारा उगले गए शवों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। इसके अलावा शव विस्फोट से हुए नुकसान ने न केवल युद्धपोतों को प्रभावित किया, बल्कि युद्ध के बीच में मौजूद ड्रैगन जनरलों को भी प्रभावित किया। विस्फोटों से ड्रैगन सेनापति तुरंत मारे गए और उनके शव एक बार फिर लिन मुयू के हथियार बन गए। जब 3 शवों को एक के बाद एक विस्फोटित किया गया तो कई युद्धपोतों की ढालें चकनाचूर हो गईं। जहाज पर सवार असली ड्रैगन योद्धाओं के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे भागना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक कई और शवों में विस्फोट हुआ, जिससे असुरक्षित युद्धपोत सीधे तौर पर नष्ट हो गए, साथ ही उन पर सवार ड्रैगन योद्धा भी मारे गए। नष्ट हो चुके ड्रैगन युद्धपोत आकाश से गिर पड़े और गरजते पेड़ों के बीच जमीन पर जा गिरे। गरजते पेड़ों के समूह तुरंत हरकत में आने लगे। पलक झपकते ही अनगिनत बिजली आसमान की ओर गिरी। क्योंकि उनमें एक जैसी आभा थी, इसलिए गरजने वाले पेड़ों ने ड्रैगनों को निशाना बनाया। थंडर ट्री समूहों द्वारा उन्हें एक ही प्रकार का माना जाता था। ये भी लिन मुयू का ही विचार था कि उनकी शक्ति का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया जाए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 487 अध्याय 487 487 अध्याय 487 आपको प्रतिबंधित करते हुए यह मुझे भी प्रतिबंधित करता है। थंडर ट्रीज के विशाल विस्फोट से आकाश में भयानक बिजली चमक उठी। ड्रैगन कबीले के योद्धा संख्या में तो बहुत थे, लेकिन थंडर ट्रीज के सामने वे कुछ भी नहीं थे। हजारों किलोमीटर तक फैली पूरी पर्वत श्रृंखला ही थंडर ट्रीज की दुनिया थी। जब गरजते पेड़ फटे तो बिजली चारों ओर फैल गई और ड्रैगन कबीले के योद्धा बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। पलक झपकते ही हजारों लोग मारे गए या घायल हो गए। थंडर ट्रीज का सबसे निचला स्तर 70 था, और हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन कबीले के योद्धाओं जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी विशाल संख्या आश्चर्यजनक थी। बिजली ने ड्रैगन कबीले के योद्धाओं और युद्धपोतों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। थंडर ट्रीज के कारण ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों की ढालें टूट गईं और वे आकाश से नीचे गिर पड़े। लिन मुयू ने भी बिजली के बीच से गुजरते हुए इसमें योगदान दिया। बिजली के तत्वों से पूरी तरह प्रभावित होने के कारण उसे बिजली गिरने से होने वाले नुकसान का बिल्कुल भी डर नहीं था। स्केलेटन बरसेरकर्स ने उसका साथ दिया और लगातार उसके लिए लाशें फेंकते रहे ताकि वह उन्हें विस्फोट कर सके। लिन मुयू और थंडर ट्रीज ने मिलकर बेहतरीन ढंग से काम किया, जिसके परिणामस्वरूप ड्रैगन क्लैन की सेना शीघ्र ही ध्वस्त हो गई। पीछे हटना। ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों से एक आवाज सुनाई दी और बाकी सभी युद्धपोत मुड़कर उड़ गए। लिन मुयू ने तुरंत पीछा किया। हालांकि उसकी गति ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों जितनी तेज नहीं थी और वह जल्द ही उनसे पीछे रह गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन मुयू ने दिशा तय कर ली थी। उसने रुककर शक्तिशाली सैनिक कौशल के शांत होने का इंतजार करने का फैसला किया। उसके नीचे गरजते पेड़ों का एक विशाल क्षेत्र था। वह जानता था कि ड्रैगन कबीला एक बार हार का सामना कर चुका है, इसलिए वह ऐसे वातावरण में दोबारा मुसीबत मोल लेने नहीं आएगा। यहाँ ड्रैगन कबीले के युद्धपोत न केवल बेकार थे, बल्कि अपने ऊपर ही विपत्ति लाएंगे। 1 मिनट से भी कम समय तक चले इस छोटे से युद्ध में ड्रैगन कबीले ने 200 से अधिक युद्धपोत और 4000 योद्धा खो दिए, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। ड्रैगन कबीला समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें मात्र 30 सेकंड में इतना भारी नुकसान कैसे हो सकता है। ड्रैगन कबीले के सभी सदस्य जानते थे कि उन्होंने लिन मुयू को कमाका था। आदेश जारी किए गए और पवन एवं गरज महाद्वीप में सक्रिय ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों को वापस लौटने का आदेश दिया गया। जब लिन मुयू पहुंचेगी तो एक भीषण युद्ध होगा। लिन मुयू अपनी जगह पर स्थिर रही, ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों के जाने की दिशा को देखती रही, और कुछ दिन पहले उनके भागने की दिशा के साथ मिलाकर ड्रैगन कबीले के अड्डे के स्थान का अनुमान लगाया। अभी लगभग 500 किलोमीटर बाकी है। जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। लिन मुयू को पता था कि ड्रैगन कबीले ने उसके आने की तैयारी में जरूर जुट गए होंगे।
आखिरकार जब लाल बत्ती उस पर पड़ रही थी, तो अपने ठिकाने को छिपाना असंभव था। उसने खुलेआम उनका सामना करने का फैसला किया। इस मामले को स्पष्ट करना आवश्यक था, अन्यथा यदि ड्रैगन वंश इसी तरह विकसित होता रहा, तो भविष्य में 80 स्तर के ड्रैगन वंश के योद्धाओं का उत्पादन होने पर मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 घंटे बाद स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल का प्रभाव समाप्त हो गया। लिन मोयू धीरे धीरे उठी और आराम से ड्रैगन कबीले के अड्डे की ओर उड़ गई। थंडर ट्री पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे उसके नीचे से ओझल हो गई। थंडर ट्री के खतरे के हट जाने से ड्रैगन कबीले के युद्धपोत बेरोक-टोक हमला कर सकते थे। दूर से लिन मोयू को एक विशाल संरचना दिखाई दी। ड्रैगन कबीले ने यहाँ एक सैन्य किला बनाया था, एक उड़ने वाला सैन्य किला। ये किला एक छोटे शहर की तरह था, जिसकी रक्षा ड्रैगन कबीले के बड़ी संख्या में युद्धपोत कर रहे थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भूमि में स्वयं को ठीक करने के गुण थे, और शेनशिया प्राचीन शहर के स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर शहर का निर्माण नहीं किया जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन कबीले ने एक और तरीका खोज निकाला था, और उन्होंने आकाश में एक किला बना लिया था। किले को देखकर लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस किले में एक रहस्यमयी लोक का आभास है। क्या ड्रैगन वंश का रहस्य इस रहस्यमयी लोक में छिपा है? ये किला स्पष्ट रूप से गुप्त क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो इसके महान महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा किले में मौजूद सुविधाओं के आधार पर इसे भेदना मुश्किल लग रहा था। लिन मोयू किले से ही उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। उसे लग रहा था कि इसे भेदने के लिए कम से कम एक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। किले के बाहर लगभग 1000 युद्धपोत हवा में मंडरा रहे थे। उनकी ढालें पहले से ही सक्रिय थीं और वे लिन मोयू की ओर निशाना साधे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन कबीले ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। युद्धपोतों के अलावा ड्रैगन कबीले के कई योद्धा भी मौजूद थे। ये कठपुतलियां नहीं, बल्कि ड्रैगन कबीले के असली योद्धा थे। वे किले के बाहर हवा में मंडरा रहे थे, और लिन मोयू उनकी शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकती थी। स्तर 80 से ऊपर के सभी योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली कम से कम स्तर 83 के हैं, और उनकी संख्या काफी अधिक है। स्तर 80 से ऊपर के लगभग 100 ड्रैगन कबीले के योद्धा थे। इससे लिन मोयू को सिरदर्द होने लगा, मानो उसने ततैया के छत्ते को छेड़ दिया हो। लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसे लड़ना ही पड़ा। इसी क्षण ड्रैगन कबीले का एक सदस्य किले से बाहर उड़ गया। इसकी उपस्थिति ने तुरंत लिन मोयू का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां मौजूद ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों ने उसे सलाम किया। इससे इसकी उच्च स्थिति का संकेत मिलता है। इसके अलावा इसकी आभा उपस्थित सभी ड्रैगन कबीले के सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। लिन मोयू के अनुमान के अनुसार ये स्तर 85 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा इसकी दिखावट ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों से कुछ अलग थी। इसकी खाल एक अनोखी चमक से दमक रही थी। इसके सिर पर नुकीले सींगों की एक जोड़ी थी, जबकि ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों के सिर पर केवल एक ही सींग होता था। 2 सींग। क्या ये ड्रैगन कबीले का सदस्य है जिसकी वंश परंपरा ड्रैगन वंश से जुड़ी है? 2 सींगों को देखकर लिन मोयू समझ गई। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन कबीले का सदस्य था, जिसकी वंश परंपरा ड्रैगन वंश से जुड़ी थी। ऐसे ड्रैगन कबीले के सदस्यों को ड्रैगन राजा बनने में केवल समय लगता था, और वे बहुत शक्तिशाली राजा बन जाते थे। ड्रैगन वंश में पैतृक वंश का सर्वोच्च स्थान था। भले ही ये केवल लेवल 10 का हो, फिर भी यह साधारण ड्रैगन किंग्स के बराबर खड़ा हो सकता है। ये स्पष्ट था कि यह किले का सेनापति था। उसने लिन मोयू को जानलेवा इरादे से घूर कर देखा। ड्रैगन कबीले और लिन मोयू के बीच पहले से ही आपसी विनाश की स्थिति बन चुकी थी। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन मोयू, अगर यहाँ थंडर ट्रीज और विंड फ्लावर्स नहीं हैं, तो तुम मर जाओगे, उसने जोर से कहा। लिन मोयू ने थोड़ी सी अवमानना दिखाई। थंडर ट्रीज और विंड फ्लावर्स ने न केवल ड्रैगन क्लैन को प्रतिबंधित किया, बल्कि उसे भी प्रतिबंधित कर दिया, जिससे उसकी कुछ क्षमताओं का उपयोग करना असुविधाजनक हो गया। अन्यथा अब नरसंहार का समय आ गया है। लिन मोयू जानता था कि एक बार उसने शुरू कर दिया तो वहां मौजूद ड्रैगन कबीले के कुछ ही सदस्य बच पाएंगे। ड्रैगन कबीले की सेना तैयार थी और युद्ध शुरू होने ही वाला था। लिन मोयू ने विष देवता के सार रक्त की एक बूंद निकाली और एलिमेंटल लिच को बुलाना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके बगल में एक अराजक विषैला लिच प्रकट हुआ।
पॉइजन लिच ड्रैगन क्लैन के किले की ओर ऐसे उड़ गया मानो टेलीपोर्ट कर रहा हो। विषैले लिच को देखकर ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों को एक अनहोनी का आभास हुआ। इसे रोक युद्धपोतों ने गोलीबारी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पॉइजन लिच बहुत तेज था, उसने 1 सेकंड से भी कम समय में 1000 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। पॉइजन लिच ने किले पर चुपचाप विस्फोट किया, जिससे केवल 30 से 40 मीटर के क्षेत्र पर ही असर पड़ा। हालांकि विस्फोट के केंद्र में मौजूद हर चीज, चाहे वह लोग हो या वस्तुएं, तुरंत सड़कर नष्ट हो गई। ड्रैगन कबीले के कई दुर्भाग्यशाली योद्धा, जो सभी 80 से अधिक स्तर के थे, जहर के संपर्क में आते ही चीखते हुए मर गए। विस्फोट के बाद जहरीली गैस धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे ड्रैगन कबीले को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। लेकिन किले के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रैगन कबीले द्वारा बड़ी मेहनत से निर्मित हवाई किला जहरीली गैस की चपेट में आने और पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। लिन मोयू, तुमने ये क्या कर दिया? ड्रैगन कबीले का सेनापति क्रोध से दहाड़ा। उसने क्या किया था? क्या वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे? ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बुद्धि की कमी दर्शाता है। लिन मोयू ने जवाब देना उचित नहीं समझा। बोलने के बजाय और अधिक कौशल का प्रयोग करना बेहतर समझा। एक लाल रोशनी ने पूरे क्षेत्र को जाल की तरह ढक लिया, और एक हल्की सी गूंज के साथ वृद्धावस्था का अभिशाप युद्ध क्षेत्र में फैल गया। जिन स्थानों पर थंडर ट्री और विंड फ्लावर मौजूद थे, वहां लिन मोयू शाप देने की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह भी प्रतिबंधित था। इस युद्ध क्षेत्र ने न केवल ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों को मुक्त कराया, बल्कि लिन मोयू को भी मुक्त कराया। अमृतकों की सेना प्रकट हुई, और साथ ही साथ एलिमेंटल लिच भी प्रकट हुए। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल फिर से सक्रिय हो गया। कंकालों के पैरों के नीचे तरह तरह की आभाएं झिलमिला उठी, और बरसेरकर्स आगे बढ़ गए। ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों ने भी ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। लगभग 1000 युद्धपोतों ने एक साथ गोले दागे और कंकाल बरसेरकर्स पर हमलों की एक भीषण बौछार कर दी। स्केलेटन बरसेरकर्स ने तेजी से चकमा दिया, जितना हो सके उससे बचते रहे, और जिन वारों से वे नहीं बच सकते थे उन्हें सहते रहे, ये जानते हुए कि वे मरेंगे नहीं। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने अपने हमले ड्रैगन कबीले के योद्धाओं पर केंद्रित किए। ड्रैगन कबीले के बीच एक हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। कौशल विषैले तारे का विस्फोट। ये कौशल थंडर ट्रीज और विंड फ्लावर्स द्वारा भी प्रतिबंधित था, जिससे ये सीमित उपयोग वाला एक समूह आक्रमण कौशल बन गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के तहत ये 30 सेकंड के भीतर समूह को नष्ट करने वाला हथियार बन गया। इसका प्रभाव लाश विस्फोट से भी कहीं अधिक था। 30 सेकंड के भीतर ये प्रति सेकंड 180,000 तक का नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइजन लिच के विष के आभा मंडल के साथ मिलकर, जो अनंत रूप से बढ़ता था, ये प्रति सेकंड 300,000 क्षति पहुंचा सकता था। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के तहत ये 30 सेकंड के भीतर प्रति सेकंड 480,000 क्षति पहुंचा सकता है। ड्रैगन कबीले के 80 से अधिक स्तर के योद्धा इसे सहन कर सकते थे, लेकिन 70 स्तर के योद्धा, विशेषकर कठपुतली योद्धा, कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाते थे। साधारण स्तर 70 के ड्रैगन कबीले के सदस्यों के कुल गुण केवल 650,000 थे, और उनका शारीरिक गठन 200,000 से कम था। बॉस की जीवन शक्ति के बिना अगर उपचारकर्ता उनका इलाज करने में सक्षम नहीं होते तो वे तुरंत मर जाते। युद्ध के शुरुआती क्षणों में ही हवाई किला नष्ट हो गया, और ड्रैगन कबीले के सभी सैनिक जहर से ग्रसित हो गए। लिन मोयू चिल्लाए, मैं तुम्हें मार डालूंगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 488। अध्याय 488। 488। अध्याय 488। पैतृक वंश को मारना वाकई आसान नहीं है। ड्रैगन कबीले की पैतृक रक्तरेखा मनुष्यों के बीच शीर्ष पेशेवर लोगों के समकक्ष है, जो उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्यतः केवल अर्थ नाइट्स जैसे पेशे ही ड्रैगन कबीले के पैतृक रक्तवंश के सदस्यों का मुकाबला कर सकते थे। हालांकि ये सामान्य अब इतिहास बन चुका है। लिन मोयू के उदय ने विभिन्न व्यवसायों के बीच संतुलन को बिगाड़ दिया है। उसका अस्तित्व अत्यंत अतार्किक हो गया है। उदाहरण के लिए, लिन मोयू, जो केवल 52वें स्तर पर है, हजारों की संख्या में ड्रैगन कबीले की सेना का संहार करने का प्रयास कर रही है। इन ड्रैगन कबीले के योद्धाओं में से कोई भी 70वें स्तर से नीचे नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी वंशानुगत वंशावली 80 से अधिक स्तर की है।
इस तरह की स्थिति को हर जगह अतार्किक माना जाएगा, लेकिन लिन मोयू ने इसे संभव कर दिखाया है। विरोधी को उग्रता से आगे बढ़ते हुए देखना, लेकिन आधे रास्ते में ही कंकाल बरसेरकर्स द्वारा उसे रोक दिया जाना। विष की आभा, हिमाक की आभा और विद्युत की आभा ने एक साथ इसे प्रभावित किया। जहर से प्रभावित होने, गति धीमी होने और लगातार बिजली गिरने से वह बेहद परेशान हो गया था। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल में वृद्धि के बिना स्केलेटन बरसेरकर्स इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यहां तक कि सैकड़ों या हजारों कंकाल बरसेरकर भी इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन अब प्रत्येक स्केलेटन बरसेकर की विशेषताएं किसी भी तरह से उसकी अपनी विशेषताओं से कम नहीं थी। विशेषकर जब कंकाल बरसेरकर्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो ये केवल पीछे हट सकता था, सीधे मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता था। लिन मोयू ने उदासीनता से कहा, देखते हैं कि तुम पहले हमला कर पाते हो या नहीं। उंगली के एक इशारे से ही धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाकों के बीच चीख पुकार की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। महज कुछ ही सेकंड में कई कठपुतली योद्धाओं को जहर देकर मार डाला गया, और उनके शव लिन मोयू के हाथों में हथियार बन गए। संख्याओं का कोई महत्व नहीं है। ये बेकार कठपुतलियां मेरे हथियार भी बन सकती हैं। लिन मोयू के शब्द किसी दानव की फुसफुसाहट की तरह रोंगटे खड़े कर देते थे। प्रत्येक विस्फोट के साथ ड्रैगन कबीले के कई युद्धपोत नष्ट हो गए। जब भी लिन मोयू अपनी उंगली से इशारा करता, कई युद्धपोत आकाश से नीचे गिर पड़ते। जहाज पर सवार ड्रैगन कबीले के योद्धाओं के साथ साथ कोई भी नहीं बचा। लिन मोयू ने ड्रैगन कबीले के 80 से अधिक स्तर के योद्धाओं पर विशेष ध्यान दिया। प्रत्येक को सैकड़ों कंकाल बरसेरकर्स ने निशाना बनाया, जबकि कई कंकाल जादूगर और कंकाल तीरंदाज दूर से हमला कर रहे थे। लड़ाई को जल्दी से सुलझाने के लिए, जब तक वे भाग नहीं जाते, लिन मोयू ने अस्थि कारागार का उपयोग नहीं किया। आखिरकार बंधे रहने से नुकसान आधा हो जाएगा, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी। महज 10 सेकंड में जहर के कारण किला पूरी तरह से नष्ट हो गया। सर्वोत्तम सामग्रियों से निर्मित होने के बावजूद, ये जहर के असर में टोफू की तरह नाजुक था। अंततः गुप्त क्षेत्र का पर्दाफाश हो गया, ठीक वैसे ही जैसा लिन मोयू ने अनुमान लगाया था। इस हवाई किले का निर्माण गुप्त क्षेत्र के लिए किया गया था। लिन मोयू ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा रहस्य गुप्त क्षेत्र के भीतर छिपा है। ड्रैगन कबीले के कमांडर का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, गुप्त क्षेत्र की रक्षा करो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इसका बचाव नहीं कर सकते। अब जबकि गुप्त क्षेत्र को जहर से सील कर दिया गया था, वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, और जो अंदर थे वे बाहर नहीं निकल सकते थे। इसके अलावा जहर अभी भी फैल रहा था, धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा था। इसका एक हिस्सा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना था। लिन मोयू के अनुमान के अनुसार गुप्त क्षेत्र के भीतर भी जहर होना चाहिए। गुप्त लोक का प्रवेश द्वार सील कर दिया गया था। कुछ विशेष वस्तुओं का उपयोग किए बिना गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना असंभव था। ये जहर किसी का भी भला नहीं करता था, और यहां तक कि इसकी शुरुआत करने वाली लिन मोयू भी अंदर नहीं जा सकी। लिन मोयू ने गुप्त क्षेत्र को सील करने के लिए पहले ऐसा किया। आगे क्या करना है, ये बाद में तय किया जाएगा। कुछ युद्धपोतों ने गुप्त क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। जैसे ही उनके सुरक्षात्मक कवच जहर के संपर्क में आए, कवच तुरंत ध्वस्त हो गए। फिर युद्धपोत हवा में ही बिखर गए, और उनमें सवार ड्रैगन कबीले के सभी सदस्य मारे गए, कोई भी नहीं बचा। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। कमांडर घबराकर चिल्लाया, कंकालों को नजरअंदाज करो, पहले लिन मोयू को मार डालो। उसे यह कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि महज 10 सेकंड में लड़ाई का रुख इस तरह बदल जाएगा। ड्रैगन कबीले के कठपुतली योद्धा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए, और 1000 युद्धपोतों में से आधे क्षतिग्रस्त हो गए। ये सब लिन मोयू की वजह से हुआ, जो केवल 52वें स्तर पर था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लिन मोयू ने व्यंग्य किया, उसकी हथेली में आग की लपटें जल रही थी। अंततः उसे आत्मा की ज्वाला का उपयोग करने का समय मिल गया। प्रकाश की एक चमक गुजरी, और वंशानुगत रक्त से युक्त ड्रैगन कबीले का कमांडर चीख उठा, और लगभग अपना हथियार गिरा ही दिया। फिर एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी। लिन मोयू ने किसी को नहीं बख्शा, उसने 80 से ऊपर के स्तर वाले ड्रैगन कबीले के योद्धाओं पर आत्मा की ज्वाला से हमला किया। दहशत भरी चीखों में वे भय से घिर गए थे।
लिन मोयू का हमला उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन बेहद दर्दनाक था, अंगों को तोड़ने से भी कहीं अधिक। फिर लाशें उसकी ओर उड़ने लगी। कंकाल बरसेरकाज ने उसकी ओर कई लाशें फेंकी। इनमें से अधिकांश कठपुतली योद्धा थे, जबकि कुछ ही वास्तव में ड्रैगन कबीले के सदस्य थे। जैसे ही उन्होंने लाशों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, उन्हें खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाशें उनके सामने ही फट गईं। उस भयानक टक्कर ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे वे सभी एक साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। लेवल 70 के कठपुतली योद्धाओं के गुण मजबूत नहीं थे, और उनकी जीवन शक्ति औसत थी। वे शक्तिशाली कॉप्स एक्सप्लोजन कौशल का सामना नहीं कर सके, जिसे 60 गुना बढ़ा दिया गया था, जिससे उनकी जीवन शक्ति के 25 गुना के आधार पर क्षति हुई। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल से क्षति 6 गुना बढ़ जाती है, यहां तक कि 80 से अधिक स्तर के ड्रैगन कबीले के योद्धा भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ही वार से वे बुरी तरह घायल हो गए। अगर उन्हें 2 या 3 बार और मारा जाता, तो वे निश्चित रूप से मर जाते। उनके चेहरे दहशत से भर गए, वे मुड़े और भाग गए। यहां तक कि खानदानी वंश से ताल्लुक रखने वाले कमांडर ने भी स्थिति को निराशाजनक जानते हुए ऐसा ही किया। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर उठा, कंकालों से मुक्त हो गया, और बिजली की तरह लिन मोयू की ओर बढ़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि लिन मोयू समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, और उसके भाले ने लिन मोयू को भेद दिया। ये हड़ताल उनकी सबसे शक्तिशाली हड़ताल थी। यह कोई कौशल नहीं है, बल्कि किसी भी कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पैतृक वंश का हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे काफी नुकसान होता था। अब लिन मोयू को मारने की उसे कोई परवाह नहीं थी। भाले की नुकीली नोक ने लिन मोयू के शरीर को भेद दिया, लेकिन एक पतली झिल्ली के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाई, जो देखने में लगभग न के बराबर थी। निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण। जब तक मरे हुओं की सेना का सफाया नहीं हो जाता, लिन मोयू न तो मरेगी और न ही घायल होगी। और अब 30,000 कंकाल लिन मोयू के नुकसान को साझा कर रहे थे। आपकी आक्रमण क्षमता अच्छी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, लिन मोयू ने हाथ उठाते हुए धीरे से कहा। उसकी उंगलियों के सिरे सफेद रोशनी से जगमगा रहे थे। लंबे समय से इस्तेमाल न किए गए बोन स्पाइक्स पास ही में फट पड़े। एक ही स्थान पर लगभग केंद्रित 3120 हड्डी के नुकीले टुकड़े कमांडर के शरीर में घुस गए। इसी क्षण भयावह तबाही मच गई। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के बढ़ने से लिन मोयू की आक्रमण शक्ति भी काफी बढ़ गई थी, सामान्य से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली। हालांकि हड्डी के नुकीले टुकड़े उसे मारने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्होंने उसे घायल तो कर ही दिया। फिर और भी लाशें आईं, जिन पर कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों ने अपना हमला केंद्रित कर दिया। आकाश एक बार फिर ड्रैगन की दहाड़ों से गूंज उठा, क्योंकि इसने दूसरी बार अपनी पैतृक रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया था। घेरे से मुक्त होकर अजगर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया, आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही बहुत दूर भाग गया। उसकी गति इतनी तेज थी, मानो बिजली की चमक हो, और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। लिन मोयू ने उसके जाने की दिशा देखी और कहा, वंशानुगत रक्त से यही उम्मीद थी, इसे मारना वाकई आसान नहीं है। जब इसने अपने वंशानुक्रम को सक्रिय किया, तो ये सभी नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित हो गया और इसके नियंत्रण कौशल अप्रभावी हो गए। इसकी आक्रमण शक्ति कई गुना बढ़ गई। लिन मोयू की दृष्टि में, जब यह अपनी पैतृक रक्तरेखा को सक्रिय करता है, तो इसकी शक्ति की तुलना विशाल पत्ती वाले मातृ वृक्ष से की जा सकती है। लेकिन उसे एक ही प्रहार में मार डालने की इच्छा पर्याप्त नहीं थी। यह हमला कंकालों के लिए था, जो वास्तव में उन्हें तुरंत मार सकता था। यह एक अच्छा योद्धा है, अफसोस की बात है कि मैं इसका नाम पूछना भूल गया। अगली बार जब मैं इसे देखूंगा, तो मैं पूछ सकता हूं। कम से कम, अगर मैं इसे मारने ही वाला हूं, तो मुझे इसका नाम और उपनाम पता होना चाहिए। लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, उसकी निगाहें युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ गईं। ड्रैगन कबीले की संरचना पहले ही टूट चुकी थी। शेष युद्धपोत सभी दिशाओं में भाग गए। केवल कुछ निडर कठपुतली योद्धा ही बचे थे, जो समय को टाल रहे थे। लिन मोयू ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर केंद्रित कर दिया। ड्रैगन कबीले का रहस्य भीतर ही छिपा है। इस समय उसका शरीर तेजी से चमक रहा था, और कुछ ही दिनों बाद लिन मोयू ने फिर से लेवल अप किया और 53वें लेवल पर पहुंच गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें।
विनाशकारी जादूगर। सी 489। अध्याय 489। 489। अध्याय 489। 100% विष प्रतिरोधक क्षमता। लिन मोयू को अपने लेवल में वृद्धि देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, उसने इसकी पहले से ही उम्मीद कर रखी थी। उसका लेवल बढ़ गया और उसके गुण और कौशल भी बढ़ गए। अमर सैनिकों की सेना में एक बार फिर विस्तार हुआ, जिसमें 33 लिच जनरल और कुल 32,670 कंकाल शामिल थे। प्रत्येक प्रकार के कंकालों की कुल संख्या 10,890 तक पहुंच गई। लिन मोयू ने तुरंत कंकालों को नहीं बुलाया, बल्कि अपना ध्यान गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर मोड़ दिया। गुप्त लोक के प्रवेश और निकास द्वार घातक विष से ढके हुए थे, जिससे अंदर जाना या बाहर निकलना मुश्किल था। ये विष देवता से आया था, जो छद्म देवताओं और यहाँ तक कि दानव राजाओं के अवतारों को भी मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। लिन मोयू को नहीं पता था कि यह कब तक चलेगा, यह एक दिन, एक वर्ष या 10 वर्ष भी हो सकता था। यदि यह कहीं और होता, तो इसे संभालना संभव होता, लेकिन निम्न लोक में, जहां सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल 89वें स्तर के थे, ये लगभग असंभव था। अब जबकि प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे और ड्रैगन कबीले को खदेड़ दिया गया था, अगला कदम ये पता लगाना था कि अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। लिन मोयू के मन में पहले से एक विचार था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह कारगर होगा या नहीं। वह केवल कोशिश ही कर सकता था। मैंने विष देवता को मार डाला और अपनी विष प्रतिरोधक क्षमता की सीमा बढ़ा दी, जिससे मुझे 100% विष प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई। विषैले ड्रैगन का रीढ़ का तरल पदार्थ विष तत्व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। विषैले ड्रैगन का विकास विष देवता के सार रक्त का सेवन करके हुआ। इसलिए विषैले ड्रैगन में विष देवता के विष के प्रति काफी प्रतिरोधक क्षमता होती है। चलो इसे आजमा कर देखते हैं। लिन मोयू ने अपनी पूर्व नियोजित योजना का पालन किया और विषैले ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी निकाल ली। रीढ़ की हड्डी 100 मीटर लंबी थी, जिसमें ठीक 100 खंड थे, जिनमें से प्रत्येक 1 मीटर लंबा था। प्रत्येक संपर्क बिंदु पर रीढ़ की हड्डी के तरल की 3 बूंदें थीं, जो सुंदर जेट की तरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं। पूरी रीढ़ की हड्डी में कुल 300 बूंद रीढ़ का तरल पदार्थ था। लिन मोयू ने पहले ही 3 बूंदें ली थीं, जिनमें से एक बूंद उसने हान डोंग एर को जहर के इलाज के लिए दी थी। अब 297 बूंदें शेष रह गईं। उपयुक्त पात्र न होने के कारण लिन मोयू ने रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ नहीं निकाला था। अब उसे किसी कंटेनर की जरूरत नहीं थी, उसने इसे सीधे ले लिया। उसने एक खंड को तोड़कर उसमें से निकली रीढ़ की हड्डी के तरल की 3 बूंदें निगल ली। उसके शरीर में मौजूद रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ एक अनोखी सुगंध के साथ फूट पड़ा, जो एक गर्म धारा में बदल गया और उसके शरीर के हर कोने में फैल गया। तारांकन तारांकन विष तत्व से प्रतिरक्षा 1% बढ़ गई। तारांकन 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 विष तत्व से प्रतिरक्षा 1% बढ़ गई। तारांकन तारांकन 2 लगातार सूचनाएं दिखाई दी, जिससे विष तत्व के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर 82% हो गई। 3 बूंदों की मात्रा में 2% की वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिक एलिमेंट एसेंस की तरह ही इसकी अधिक से अधिक मात्रा का सेवन करना होगा। उसने रीढ़ की हड्डी का एक और हिस्सा तोड़कर खोला और उसमें से निकली 3 बूंदें निगल ली। तारांकन तारांकन विष तत्व से प्रतिरक्षा 1% बढ़ गई। तारांकन तारांकन इस बार इसमें 1% की वृद्धि हुई। वह रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसमें मौजूद तरल पदार्थ का सेवन करता रहा। कई प्रयासों के बाद लिन मोयू को समझ आया कि हर बार उसे पिछली बार से 1 बूंद अधिक ग्रहण करनी होगी। कुल मिलाकर उसे अपनी विष तत्व प्रतिरोधक क्षमता को 80% से 100% तक बढ़ाने के लिए 297 बूंदों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसके पास 297 बूंदें थीं, जो पर्याप्त से अधिक थीं, और 89 बूंदें शेष थीं। लिन मोयू ने कंकाल बरसेरकर्स को लड़ते रहने का आदेश दिया, जबकि वह रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ पीता रहा। एक ही चीज को बार बार खाने से अंततः ऊब पैदा हो जाती है। हालांकि रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ स्वादिष्ट था, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में सेवन करने के बाद लिन मोयू को मतली महसूस होने लगी। उसे अचानक वह समय याद आ गया जब वह अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए रेगिस्तानी फल खाता था, और उसे एक तरह का डेजावू का एहसास हुआ। लेकिन कोई चारा नहीं था। उसने विष से घिरे गुप्त लोक के प्रवेश द्वार पर एक नजर डाली। उसे अपना शुरू किया हुआ काम पूरा करना ही था, चाहे उसे कितनी भी मतली क्यों न महसूस हो रही हो।
आधे घंटे बाद अंतिम 1% वृद्धि के साथ लिन मुयु अंततः 100% विष तत्व प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली। उसका पूरा शरीर चमक उठा और उससे हल्का हरा धुआं निकलने लगा। मनुष्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनमें से कुछ न कुछ विषैले अवशेष अवश्य रह जाते हैं। विशेष रूप से उन पेशेवरों के लिए जो प्रतिदिन कई विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं। हालांकि घाव भर जाते हैं, फिर भी कुछ विषाक्त पदार्थ रह जाते हैं। समय के साथ विषाक्त पदार्थों की ये थोड़ी थोड़ी मात्रा शरीर में जमा होती जाती है। अब जबकि लिन मुयु ने विष तत्व के प्रति 100% प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली थी, उसके शरीर में जमा सभी विषैले पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकल गए। लिन मोयू को काफी हल्कापन महसूस हुआ, और हालांकि उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं आया था, फिर भी वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। विद्युत और विष दोनों तत्वों के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा इतिहास में अभूतपूर्व थी। अगर लिन मोयू अपनी हड्डियों को देख पाता तो वह पाता कि वे अब जेड की तरह सफेद हो गई थी। उसकी अस्थि मज्जा विषैले ड्रैगन के रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ की तरह एकदम साफ थी, जो इसे दुनिया का सबसे अच्छा विषनाशक बनाती थी। लिन मोयू ने विषैले ड्रैगन की हड्डियों को तुरंत एक तरफ रख दिया, क्योंकि उन्हें देखकर उसे कुछ समय के लिए दोबारा देखने की इच्छा नहीं थी। उस रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वार जहर से ढके हुए थे, जिससे किसी के लिए भी अंदर जाना या बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। विष हवा के साथ लहराता हुआ फैल रहा था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। अब यह 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका था, जिससे पूर्व युद्ध क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र में बदल गया था। लिन मोयू ने जहर को अपनी उंगली से छूकर देखा और उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं महसूस हुआ। जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आश्वस्त महसूस करते हुए लिन मोयू ने साहपूर्वक गुप्त क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। विष तत्व से 100% प्रतिरक्षा होने के कारण वह विष में भी स्वतंत्र रूप से चल फिर सकता था और सांस ले सकता था। यदि वह बड़ी मात्रा में जहर भी सांस के जरिए अंदर ले ले, तो उसका शरीर उसे बिना किसी अवशेष के तुरंत बाहर निकाल देगा। जैसे ही वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। गुप्त लोक ने उसके प्रवेश को अस्वीकार कर दिया। लिन मोयू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही विशेष स्थिति में है। उसका शरीर लाल रंग से चमक रहा था, जो इस बात का संकेत था कि वह तारांकन आदिम रून तारांकन की परीक्षण अवधि में था। इस अवस्था के दौरान वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र को छोड़कर किसी भी गुप्त क्षेत्र या स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। परीक्षण अवधि उन सभी के लिए निष्पक्ष थी जिन्होंने तारांकन आदिम रून तारांकन प्राप्त किया था, जिसके लिए उन्हें 10 दिनों तक सहन करना आवश्यक था। मुझे इस बात की अनदेखी करने की उम्मीद नहीं थी। अब 8 दिन बचे हैं, मुझे इंतजार करना होगा। 8 दिनों तक गुप्त क्षेत्र के बाहर इंतजार करना समय की बर्बादी थी, लेकिन यह अपरिहार्य था। उसके बैठने से पहले ही दूर से एक ठंडी और शक्तिशाली आभा उसकी ओर बढ़ने लगी। लिन मोयू ने ऊपर देखा और दूर एक हरी रोशनी दिखाई दी। अगाध अग्नि। दूर स्थित आकाश गहरे हरे रंग का हो गया, जो घने अगाध अग्नि से भर गया था। इसके बाद एक भयावह आभा छा गई। एक दानव राजा। लिन मोयू का चेहरा गंभीर हो गया। एक सच्चा दानव राजा आ चुका था, केवल एक अवतार नहीं बल्कि वास्तविक दानव राजा। उस आभा को पहचानना अचूक था, और लिन मोयू गलत नहीं हो सकती थी। किसी दानव राजा के लिए निम्नलोक में आना काफी मुश्किल था। दानवों के मांस और आत्माओं की बलि देने पर भी वे केवल थोड़े समय के लिए, 1 मिनट से अधिक नहीं, एक अवतार को ही बुला सकते थे। किसी दानव राजा को स्वयं प्रकट होने के लिए पहले गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश करना पड़ता था और फिर अंतरिक्ष समय मार्ग से होकर निचले अंतरिक्ष में जाना पड़ता था। इससे उन्हें कुछ अधिक समय तक, लगभग 1 घंटे तक, बिना युद्ध में शामिल हुए रहने की अनुमति मिल जाती थी। यदि वे युद्ध करते तो समय बहुत कम हो जाता, संभवतः कुछ ही मिनटों तक। एक दानव राजा के लिए कुछ मिनट भी कई काम निपटाने के लिए काफी थे। लिन मोयू ने उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया, जो ज्वाला दानव राजा, बैल राजा और यहां तक कि हाल ही में मारे गए दानव राजा अवतारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम 92 स्तर का दानव राजा, और कोई साधारण नहीं, संभवतः एक कुलीन दानव राजा। लिन मोयू घबराए नहीं। वह जानता था कि दानव राजा जहर को सहन नहीं कर पाएगा। विष देवता का विष एक दानव राजा के लिए भी विकट था। अगाध अग्नि से घिरे दानव राजा ने विष को जलाते हुए आगे की ओर आक्रमण किया।
जहर के जलने की फुफकार लगातार आ रही थी और अगाध अग्नि ने जहर को तेजी से भस्म कर दिया। लिन मोयू ने अंततः अगाध अग्नि के भीतर दानव राजा को देखा। उसका पूरा शरीर अगाध अग्नि से घिरा हुआ था और लपटों के भीतर लगातार अपना आकार बदल रहा था। लिन मोयू ने रसातल दानव राजाओं के बारे में मिली जानकारी से इसे पहचान लिया, यह अग्नि आत्मा दानव राजा था। इसका असली रूप एक अगाध अग्नि आत्मा था, जो 91वें स्तर का एक कुलीन दानव राजा था। उनका अनुमान सटीक था। अग्नि आत्मा दानव राजा वास्तव में विष से अवरुद्ध हो गया था और फिलहाल आगे बढ़ने में असमर्थ था। लेकिन अगाध अग्नि विष को जलाती रही और आधे घंटे में वह विष समाप्त हो जाएगा। अग्नि आत्मा दानव राजा का कोई भौतिक रूप नहीं था। न आंखें थीं, न मुंह, न नाक, जिससे उसके भावों को पढ़ना असंभव था। हालांकि लिन मोयू को उसकी ऊर्जा अपने ऊपर केंद्रित महसूस हो रही थी, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जहर के जलने की आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। अग्नि आत्मा दानव राजा की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, और लिन मोयू जानता था कि अगर वह जहर की सीमा से बाहर निकला तो उसे एक भयानक हमले का सामना करना पड़ेगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रसातल दानव सम्राट ने उसे जान से मारने का आदेश जारी कर दिया था। असंख्य अगाध दानव राजा उसे मारना चाहते थे। जहर का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा था और तारांकन आदिम रून तारांकन परीक्षण अवधि के दौरान वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता था। अगाध टेलीपोर्टेशन स्टोन अनुपयोगी था और यहां तक कि एंटारेस का ड्रैगन पल भी उसे वहां से निकलने में मदद नहीं कर सका। इसके अलावा उसके शरीर पर मौजूद लाल चमक के कारण 100 किलोमीटर दूर भागने के लिए किसी भी तरह के टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करना भी मददगार नहीं होगा। दानव राजा पलक झपकते ही पकड़ सकता था। अब वह तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन एक मृत्युदंड जैसा प्रतीत हो रहा था। योजक चिन्ह संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 490 अध्याय 490 अध्याय 490 अनुमान लगाओ, वह तो बस लेवल 53 पर है। हवा में एक उपहास भरी आवाज गूंजी। अग्नि आत्मा दानव राजा ने पहले ही लिन मोयू को अपनी मुट्ठी में मानते हुए इनाम पाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी क्षण दूर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई और एक नहीं बल्कि कई अन्य दानव राजा आ रहे थे। लिन मोयू ने अपनी दृष्टि के दायरे में कई काले बिंदुओं को तेजी से बड़ा होते हुए देखा। यह महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गलत हो गया होगा, लिन मोयू ने तुरंत फैंग यिमिंग द्वारा उसे दिया गया शेंशिया प्राचीन शहर टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाला। सक्रिय करें। लिन मोयू पल भर में अग्नि आत्मा दानव राजा की दृष्टि से गायब हो गई। शेंशिया प्राचीन शहर से अचानक एक लाल रोशनी निकली। अचानक लाल बत्ती देखकर सब लोग चौंक गए। ये तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन है। किसी ने तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन प्राप्त कर लिया है, और वह हमारी मानव जाति का ही कोई सदस्य है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मुझे तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन क्यों नहीं मिल सकता? जिन लोगों को तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन प्राप्त होता है, उनका भाग्य असाधारण होता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या वे इसे अपने पास रख सकते हैं। अब जबकि वह प्राचीन शहर में वापस आ गया है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शेंशिया प्राचीन शहर के अपने नियम हैं। प्राचीन शहर के भीतर कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन को छीनना भी चाहे, तो जब तक लिन मोयू शेंशिया प्राचीन शहर से बाहर नहीं निकलती, तब तक कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन मोयू को शेंशिया प्राचीन शहर में केवल 8 दिन रुकना होगा। एक बार तारांकन आदिम रून तारांकन की परीक्षण अवधि समाप्त हो जाने और इसके पूरी तरह से एकीकृत हो जाने के बाद कोई भी इसे उससे छीन नहीं पाएगा। अधिकांश लोग ईर्ष्यालु थे, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में भयावह भाव थे। वास्तव में शेंशिया प्राचीन शहर में भी ये 100% सुरक्षित नहीं है। आपका क्या मतलब है? प्राचीन अखाड़ा, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व युद्ध। लिन मोयू सैन्य टेलीपोर्टेशन प्रणाली में प्रकट हुई। तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन के प्रकट होने से फैंग यिमिंग एक बार फिर चिंतित हो गया। फैंग यिमिंग पूरी गति से दौड़कर वहां पहुंचा और उसने टेलीपोर्टेशन सरणी में लिन मोयू को देखा। ये तो जनरल लिन है। ये देखकर कि तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन लिन मोयू को प्राप्त हुआ था,
फैंग यिमिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वह सामान्य स्थिति में लौट आया। लिन मोयू का अस्तित्व अपने आप में एक चमत्कार है। उसके साथ जो कुछ भी होता है वह तर्कसंगत लगता है। फैंग यिमिंग ने लिन मोयू के कंधे पर लगे बैज को देखा, जो एक 3 सितारा दिव्य सेनापति का बैज था। कुछ ही दिन पहले तक वह 2 सितारा दिव्य सेनापति था और अब वह 3 सितारा दिव्य सेनापति बन गया है। कुछ दिन पहले हुई दिव्य वर्षा से इसका संबंध जोड़ते हुए फैंग यिमिंग तुरंत समझ गया कि दिव्य वर्षा का संबंध लिन मोयू से था। किसी देवता का पतन लिन मोयू से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। हालांकि वह गलत था। लिन मोयू 3 सितारा दिव्य सेनापति इसलिए बना क्योंकि उसने काले आकाश दानव राजा के अवतार को जहर दे दिया था। यह दिव्य वर्षा गर्जन देवता के पतन के कारण हुई थी और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। लिन मोयू के 3 सितारा दिव्य सेनापति बनने की जानकारी मिलने पर फैंग यिमिंग और भी अधिक आदरपूर्ण हो गया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोला, जनरल लिन, आपको तारांकन आदिम रून तारांकन प्राप्त करने पर बधाई। लिन मोयू ने भी फैंग यिमिंग को जवाब देते हुए कहा, धन्यवाद कैप्टन फैंग। मैं बस भाग्यशाली थी। फैंग यिमिंग ने कहा, जनरल लिन, क्या आप कुछ दिनों के लिए प्राचीन शहर में विश्राम करने की योजना बना रहे हैं? लिन मोयू ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जाने से पहले तारांकन आदिम प्रतीक तारांकन के पूरी तरह से एकीकृत होने का इंतजार करूंगा। अन्यथा लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाएगा। फैंग यिमिंग ने तुरंत कहा, मैं जनरल लिन के लिए तुरंत जगह का इंतजाम कर दूंगा। इस प्राचीन शहर में दिव्य सेनापतियों के लिए विशेष कक्ष है। शेंशिया प्राचीन शहर का निम्न स्तर पर बहुत विशेष स्थान है और कभी कभी दिव्य सेनापति यहाँ आते हैं। सेना द्वारा डिवाइन जनरलों को उच्च स्तर का सम्मान प्रदान किया जाता है और रहने का वातावरण बहुत आरामदायक होता है। यह एक स्वतंत्र आंगन है जिसमें एक बगीचा भी है। लिन मोयू की जीवनयापन के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि उसे परेशान न किया जाए। हालांकि फैंग यिमिंग असमंजस में था। लिन मोयू की ताकत को देखते हुए शिकार होने की चिंता करना अनावश्यक लग रहा था। उसका शिकार करने की हिम्मत कौन करेगा? यह तो दानव राजाओं को भी मार सकता है। हालांकि फैंग यिमिंग असमंजस में था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लिन मोयू ने फैंग यिमिंग की उलझन को देखा और एक अन्य संभावना पर भी विचार किया। उसने फैंग यिमिंग से कहा, कैप्टन फैंग, कम से कम 3 दानव राजा मुझे ढूंढने के लिए गहरे अंतरिक्ष से आए हैं। आपको कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। फैंग यिमिंग ये जानकर हैरान रह गया कि लिन मोयू की वापसी का यही कारण था। 3 दानव राजाओं द्वारा पीछा किए जाने की यह कैसी स्थिति थी? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन मोयू ने रसातल दानव सम्राट के पुत्र की हत्या कर दी हो? लिन मोयू ने आखिर किया क्या था? फैंग यिमिंग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जनरल लिन, चिंता मत करो। शेंशिया प्राचीन शहर 1000 वर्षों से अस्तित्व में है। इसका एक कारण है। दानव राजा पहले भी आए थे, लेकिन वे सभी हारकर चले गए। फैंग यिमिंग को शेंशिया प्राचीन शहर पर पूरा भरोसा था और वह चिंतित नहीं था। चूंकि फैंग यिमिंग ने ऐसा कहा था, इसलिए लिन मोयू ने और कुछ नहीं कहा। आत्मविश्वास अच्छी बात है, और हो सकता है कि दानव राजा न आए। लिन मोयू के रहने का इंतजाम करने के बाद फैंग यिमिंग वहां से चले गए। हालांकि उन्होंने चिंता न करने को कहा, फिर भी कुछ तैयारियां करनी बाकी थी। आधे घंटे बाद व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड में ठहरी हुई मिंग अनवेन को ये खबर मिली। ये खबर फैंग परिवार से आई थी। फैंग यिमिंग ने लिन मोयू द्वारा तारांकन आदिम रून तारांकन प्राप्त करने की खबर फैंग परिवार को भेज दी थी। इसके बाद फैंग परिवार ने ये खबर मिंग अनवेन को दी। अप्रत्याशित रूप से जियाओयू को एक और तारांकन आदिम रून तारांकन प्राप्त हुआ। किसी एक व्यक्ति के पास 2 तारांकन आदिम रून तारांकन होना दुर्लभ है, और वह 3 सितारा दिव्य सेनापति बन गया। मुझे आश्चर्य है कि शियाओयू ने निचले अंतरिक्ष में क्या अनुभव किया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अच्छा समय बिताया। मिंग अनवेन मुस्कुराया, ये जानकर कि लिन मोयू न केवल सुरक्षित है बल्कि उसका संयोगवश ऐसा मिलन हुआ है जिससे वह बहुत खुश था। वह पहले तो बाई युवान को ये खबर बताना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, उस लड़के को कुछ और समय तक वीरों के हॉल में रहने दो। एक शरारती मुस्कान के साथ मिंग अनवेन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और आराम महसूस किया।
व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड को एक रहस्यमय आभा ने घेर लिया, जो कोर्टयार्ड को घेरने वाले घने कोहरे की तरह और भी घना होता गया। शेंशिया प्राचीन शहर में लिन मोयू को एक प्रकार की गंभीरता का अनुभव हुआ। हालांकि फैंग यिमिंग ने लापरवाही से बात की, लेकिन वह तैयारियां कर रहा था। आधा दिन बीत जाने के बाद भी दानव राजा नहीं आए थे, लेकिन लिन मोयू ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी। किसे पता था कि दानवों के राजा आएंगे या नहीं। दानव राजाओं के लिए गहरे अंतरिक्ष से निचले अंतरिक्ष में आना आसान नहीं था, और वे केवल लगभग 1 घंटे तक ही वहां रह सकते थे। अगर वे लड़ते तो समय काफी कम हो जाता। इसलिए लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि दानव राजा शायद नहीं आएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वे अत्यधिक बल का प्रयोग करेंगे। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया था जिसके कारण दानव राजा उसके पीछे पड़ गए थे। आधे दिन आराम करने के बाद लिन मोयू ने अपनी पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना को पुनः संगठित कर लिया। उसने अपने गुणों की सावधानीपूर्वक जांच की। तारानकन नाम, लिन मोयू तारानकन तारानकन पेशा, नेक्रोमैंसर लॉर्ड अद्वितीय तारानकन स्तर 53.0.50% तारानकन संख्या 80,626 तारानकन फुर्ती 80,626 तारानकन स्पिरिट 234 860 तारानकन संविधान 96,626 तारानकन विशेष गुण, विष तत्व से प्रतिरक्षा, विद्युत तत्व से प्रतिरक्षा, शारीरिक क्षति में कमी 0%, जीवन शक्ति में वृद्धि 50%। तारानकन स्तर 52 की तुलना में उनके गुणों में 19,000 से अधिक की वृद्धि हुई थी। यहां तक कि एक अर्थ नाइट, जो कि एक शीर्ष स्तरीय पेशा है, कभी लेवल 53 पर कुल एट्रीब्यूट लगभग 270,000 होता है। लिन मोयू का कुल एट्रीब्यूट 490,000 तक पहुंच गया था। दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं थे। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, यह अंतर और भी बढ़ता जाएगा। आधे दिन आराम करने के बाद लिन मोयू अपने निवास से निकला और प्राचीन शहर की दुकान की ओर चल पड़ा। उस प्राचीन शहर में केवल एक ही दुकान थी, वही दुकान जहां लिन मोयू कुछ दिन पहले गई थी। वहां अधिकांश आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती थीं, हालांकि वे महंगी थीं। लिन मोयू को विषैले ड्रैगन के रीढ़ के तरल पदार्थ को संग्रहित करने के लिए कुछ बोतलें खरीदने की आवश्यकता थी। उसे विषैले ड्रैगन की रीढ़ की हड्डियों को रखने के लिए कुछ बक्सों की भी आवश्यकता थी। लाल बत्ती पड़ने के कारण लिन मोयू बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम तुरंत ध्यान आकर्षित करता था। वह आ रहा है। टेलीपोर्ट करके वापस आने के बाद से वह दिखाई नहीं दिया है, और अब आखिरकार वह सामने आ रहा है। अच्छा, मैं उसे चुनौती दूंगा। हाँ, वह प्राचीन अखाड़ा, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व युद्ध। लिन मोयू की वापसी के बाद से आधे दिन में ही राक्षसों से लड़ने गए कई पेशेवर योद्धा शहर लौट आए थे। उनमें से अधिकांश खबर मिलने के बाद वापस आए थे। हर कोई तारानकन आदिम प्रतीक तारानकन चाहता था, और यहां तक कि साथी मानव पेशेवरों के मन में भी इसे लेने का विचार आया था। वे अपनी ताकत को लेकर आश्वस्त थे। जैसे ही लिन मोयू बाहर निकले, उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार लोग चुप हो गए। लिन मोयू न केवल लाल रंग से चमक रहा था, बल्कि उसके कंधे पर लगा दिव्य सेनापति का बैज भी बैंगनी रंग से चमक रहा था। कुछ अन्य लोगों के लिए दिव्य जनरल बैच की बैंगनी चमक तारानकन आदिम प्रतीक तारानकन की लाल चमक से भी अधिक चकाचौंध करने वाली थी। जो लोग लिन मोयू को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे, वे अब सीधे खड़े हो गए और यहां तक कि उन्हें सलाम भी किया। हाल की लड़ाइयों से लिन मोयू के मन में हत्या के इरादे की एक हल्की सी आभा अभी भी बाकी थी, जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जब वह वहां से गुजरा, तो वे सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और उसे सलाम किया। लिन मोयू के चले जाने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। हे भगवान, वह तो 3 सितारा दिव्य सेनापति है। उसने कम से कम 3 दानव राजाओं या देवताओं को मारा होगा। भयानक, वह तो केवल 53वें स्तर का दिखता है। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? वह किसी चीज से अपना लेवल छुपा रहा होगा। मुझे लगता है कि वह कम से कम लेवल 83 पर होगा। अंदाजा लगाओ, वह सिर्फ लेवल 53 पर है। संपर्क सेवा की शर्तें।